जैसे ही मैं न्यायालय में दाखिल हुआ, मेरी बेटी स्नेहा ने थोड़ा हंसते हुए देखा और मेरे दामाद दार्शनिक ने कंटेम्प्ट के साथ सिर हिलाया। मैंने साधारण ग्रामीण कपड़े पहने हुए थे, पुराने जूते पहने थे और हाथ में एक पुराना टोपी थाम रखा था। मैं एक खोए हुए किसान की तरह लग रहा था, एक उलझे हुए बूढ़े आदमी की तरह जो यह नहीं समझता था कि वह कहाँ है। मैंने देखा कि स्नेहा ने दार्शनिक से कुछ फुसफुसाया और उसने उस घमंड से मुस्कुराया जो हमेशा से उसे परिभाषित करता था। मैंने उसकी गले में अटकी हंसी सुनी, एक आवाज जो मेरे दिल में एक चाकू की तरह चुभी। उनके लिए मैं एक शर्मिंदगी था, एक असुविधा, एक बेवकूफ बूढ़ा जो वहां होने का कोई हक नहीं रखता था। लेकिन तभी जज ने ऊपर देखा। उसकी निगाहें मेरी आंखों से मिलीं। मैंने देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी हाथ लकड़ी की गवेल पर कांपने लगा। उसके होंठ हिले और उसने कुछ ऐसा कहा जिससे पूरा न्यायालय चुप हो गया। हे भगवान, उसने कहा, यह सच में वही है। सभी ने मेरी ओर देखा। चुप्पी इतनी घनी हो गई कि मैं अपनी धड़कनें सुन सकता था। स्नेहा की मुस्कान खत्म हो गई। दार्शनिक ने चौंकते हुए जज की ओर देखा, जैसे उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। उन्हें नहीं पता था कि मैं वास्तव में कौन हूं, न ही उस क्षण तक, क्योंकि उनके लिए मैं बस पॉप था। वह बूढ़ा आदमी जो एक छोटे से फार्म हाउस में रहता था, वह आदमी जिसे उन्होंने सालों से नजरअंदाज किया था, वह बाधा जिसे वे अब अयोग्य घोषित करना चाहते थे ताकि वे सब कुछ ले सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह न्यायालय मेरे लिए 35 सालों से दूसरा घर था। इस जगह के हर कोने पर मेरे पैरों के निशान थे और उस बेंच के पीछे बैठा आदमी मुझ पर निर्भर था। यदि आपने कभी महसूस किया है कि आपका अपना परिवार आपको दरकिनार कर देता है, कि वे आपको ऐसे मानते हैं जैसे आप अदृश्य हों, जैसे आपके जीवन में किए गए सभी कार्य बेकार हों, तो आप ठीक उसी तरह महसूस कर रहे होंगे जैसे मैं उस सुबह महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे बताने दीजिए कि मैं वहां कैसे पहुंचा, कैसे मेरी बेटी, जिसे मैंने पाला, जिसे मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, ने निर्णय लिया कि मैं बेकार हूं। सब कुछ 3 महीने पहले शुरू हुआ जब मुझे अपने भाई सोलोमन की मृत्यु की खबर मिली। सोलोमन और मैं सिर्फ भाई नहीं थे, हम एक ही आत्मा के दो हिस्से थे। वह अपने बड़े घर में अकेला मरा, जबकि मैं अपने शांत जीवन में सब कुछ और सभी से दूर था। स्नेहा ने मुझे यह खबर दी। उसकी आवाज फोन पर अजीब लग रही थी, बहुत नियंत्रित, बहुत ठंडी। पॉप, उसने कहा, अंकल, सोलोमन का निधन हो गया। हमें उसकी संपत्ति के बारे में बात करनी है, कुछ कानूनी मामलों को सुलझाना है। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। सोलोमन चला गया और मैं वहां तक नहीं पहुंच सका कि अलविदा कह सकूं। मेरा बड़ा भाई, वह आदमी जिसने मुझे मजबूत होना सिखाया जब हमारे पिता की मृत्यु हुई, वह आदमी जिसने हमेशा मुझ पर विश्वास किया, भले ही कोई और न करता हो। लेकिन स्नेहा ने नहीं पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। उसने सहानुभूति नहीं दी। उसने सिर्फ कागजों, संपत्ति और विरासत के बारे में बात की। हमें तुम्हें शहर आना होगा, उसने कहा। कुछ दस्तावेज हैं जो तुम्हें साइन करने हैं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन मैं दुख से इतना अभिभूत था कि ध्यान नहीं दे सका। मैंने जाने का फैसला किया। मैंने एक छोटा बैग पैक किया और मुंबई की 4 घंटे की यात्रा की, जहां स्नेहा दार्शनिक के साथ उस विशाल घर में रहती थी, जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया कि उन्हें क्यों चाहिए था। जब मैं पहुंचा तो दार्शनिक ने दरवाजा खोला। उसने मुझे गले नहीं लगाया। उसने बस सिर हिलाया और मुझे पास होने दिया, जैसे मैं एक यात्रा करने वाला विक्रेता हूं और उसके पत्नी का पिता नहीं। स्नेहा लिविंग रूम में थी, कागजों के बीच। उसने मुझे जल्दी से गले लगाया, लेकिन वह गर्मी से रहित एक खाली आलिंगन था। बैठो, पॉप, उसने कहा, सोफे की ओर इशारा करते हुए। हमें महत्वपूर्ण बातें करनी है। मैं बैठ गया। दार्शनिक उसके पीछे खड़ा था, हाथ क्रॉस किए हुए। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं एक समस्या हूं जिसे उसे हल करना है। स्नेहा ने सोलोमन की विरासत के बारे में बात शुरू की, एक बड़ी संपत्ति जो शहर के बाहरी इलाके में थी, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए से अधिक थी। भूमि के निवेश, बैंक खाते।
सोलोमन ने सब कुछ तुम्हें छोड़ दिया, स्नेहा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज खुश नहीं थी। वह नाराज निराश लग रही थी। पॉप, तुम अकेले गांव में रहते हो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम इस तरह की दौलत को संभाल नहीं सकते, तुम सब कुछ खो सकते हो। फिर दार्शनिक ने उस गंभीर, अधिकारपूर्ण आवाज में हस्तक्षेप किया जिसका वह हमेशा इस्तेमाल करता था। श्रीवांस, उसने कहा, मुझे पॉप या ससुराल में नहीं बुलाते हुए, जैसे हम परिवार नहीं थे। सही बात यह होगी कि तुम हमें इसे संभालने दो। स्नेहा एक वकील है, मेरे पास व्यापार का अनुभव है। हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ सही तरीके से प्रबंधित हो। मैंने दोनों को देखा। मेरे अंदर कुछ हलचल हो रही थी। एक मौन अलार्म बजने लगा। प्रबंधित? मैंने पूछा। या रखा? स्नेहा का चेहरा कठोर हो गया। बेतुका मत बनो पॉप, हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इन चीजों को नहीं समझते। तुम सालों से एक सन्यासी की तरह रह रहे हो। दुनिया बदल गई है और तुम पीछे रह गए हो। उसके शब्दों ने मुझे अधिक चोट पहुंचाई जितना वह कभी सोच सकती थी, क्योंकि वह एक बात में सही थी। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने सब कुछ से खुद को अलग कर लिया था। मैंने गांव में एक साधारण छोटे घर में शांति से रहने के लिए स्थानांतरित किया, शहर की शोर और झूठ से दूर। लेकिन वह नहीं, मतलब मैं बेवकूफ था। इसका यह मतलब नहीं था कि मैंने उस शांत जीवन से पहले मैं कौन था यह भूल गया था। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, मैंने उनसे कहा। मैं आज कुछ भी नहीं साइन कर रहा हूं। स्नेहा ने दार्शनिक के साथ एक नजर साझा की, एक नजर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है पापा, उसने मजबूरी से मुस्कुराते हुए कहा। अपना समय लो, लेकिन ज्यादा नहीं। कुछ कानूनी समय सीमाएं हैं। उस रात मैं उनके मेहमान कक्ष में सोया। मेरी आंखें बंद नहीं हो पा रही थीं। कुछ गलत था, भयानक रूप से गलत। और मेरी अंतःप्रेरणा, जो मेरे जीवन में कई बार मेरी मदद कर चुकी थी, मुझे बता रही थी कि उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगली सुबह मैंने नीचे से आवाजें सुनी। मैंने चुपचाप उठकर नंगे पांव सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश की। स्नेहा और दार्शनिक रसोई में थे, धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन इतनी धीमी नहीं कि मैं सुन न सकूं। दार्शनिक कह रहा था, वह एक जिद्दी बूढ़ा आदमी है। अगर वह अपनी मर्जी से साइन नहीं करेगा तो हमें इसे कठिन तरीके से करना होगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पेट में घूंसा मारा गया हो। मेरी अपनी बेटी, मेरी छोटी स्नेहा, वह लड़की जिसे मैंने अपनी बाहों में उठाया था, जिसने अपनी पहली हार्ट ब्रेक के बाद मेरे कंधे पर रोया था, जिसने जब मैंने उसे अपनी पहली कार की चाबी दी थी तो खुशी से चिल्लाई थी, वही लड़की अब मुझे लूटने, मुझे नष्ट करने, मेरे भाई द्वारा छोड़ी गई एकमात्र चीज छीनने की योजना बना रही थी। मैं सीढ़ियों के अंधेरे में खड़ा रहा, जबकि वे मेरी बर्बादी की योजना बना रहे थे, जैसे मैं कोई महत्वहीन बाधा हूं। और उस क्षण मैंने जाना कि मुझे कार्रवाई करनी होगी। मैं यह नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर सोलोमन ने मुझे कुछ सिखाया है, अगर मैंने उन सभी वर्षों में कुछ सीखा है, तो वह यह है कि एक आदमी हार नहीं मानता। चाहे रात कितनी ही अंधेरी हो, चाहे जो आपको धोखा दे वह आपका अपना खून ही क्यों ना हो। मैं उसी सुबह बिना अलविदा कहे गांव वापस चला गया। मैं नहीं चाहता था कि स्नेहा और दार्शनिक जाने कि मैंने उनकी बातें सुन लीं। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए था, यह याद करने के लिए कि मैं कौन था इससे पहले कि मैं इस अकेले बूढ़े आदमी में बदल जाऊं जो मुर्गियों और टमाटर के पौधों के बीच रहता था। मैंने 4 घंटे की यात्रा की, अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर पकड़े हुए, भीतर गुस्सा और दर्द का संघर्ष महसूस करते हुए। जब मैं अपने छोटे से घर पहुंचा तो मैंने चाय की एक कप के साथ बरामदे में बैठकर यादों की बाढ़ में बहने दिया। सोलोमन और मैं एक साधारण परिवार में बड़े हुए। हमारे पिता बढ़ई थे और हमारी मां दर्जी। हमारे पास विलासिता नहीं थी, लेकिन हमारे पास कुछ और भी अधिक मूल्यवान था। हमारे पास सिद्धांत थे। पापा हमेशा कहते थे कि एक आदमी बिना अपने वचन के आदमी नहीं होता, वह बस एक परछाई होता है। जब पापा का निधन हुआ, मैं बेयरली 17 का था और सोलोमन 22 का। उन्होंने कॉलेज छोड़कर मेरे स्कूल की मदद करने के लिए काम किया। उन्होंने मेरे लिए बिना किसी संकोच के बलिदान दिया।
उन्होंने दिन में एक फैक्ट्री में काम किया और रात में डाक द्वारा कानून की पढ़ाई की। कई वर्षों बाद जब मैं एक वकील बन गया, सोलोमन अपनी डिग्री पूरी कर रहा था। हम लगभग एक ही समय में स्नातक हुए। वह सम्मान के साथ, सब कुछ के बावजूद, और दोनों ने एक ही बात की शपथ ली। हम कभी भी उन भ्रष्ट वकीलों की तरह नहीं बनने वाले जिन्हें हम हर दिन देखते थे, जो पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देते थे। सोलोमन ने कानूनी व्यवसाय में प्रवेश किया, हमेशा साफ, हमेशा सही। मैंने एक अलग रास्ता चुना। मैं 32 वर्ष की उम्र में न्यायाधीश बना, जो जिले के इतिहास में सबसे युवा न्यायाधीशों में से एक था। और 35 वर्षों तक मैं उस बेंच पर बैठा रहा जो केवल सच्चाई की रक्षा करता था। लेकिन एक भ्रष्ट दुनिया में ईमानदार न्यायाधीश होने की एक कीमत होती है। मैंने रिश्वतें ठुकराईं जो किसी को भी अमीर बना सकती थीं। मुझे मौत की धमकियां मिलीं। मैंने दोस्ती खो दी। कुछ रातें मेरी पत्नी डर के मारे रोईं क्योंकि किसी ने हमारे दरवाजे पर धमकी भरा नोट छोड़ दिया था। स्नेहा ने सभी यह सब देखा। उसने अपने पिता को दिखाया कि कैसे एक साधारण वेतन पर गुजारा किया जाता है जबकि अन्य न्यायाधीश महल बनाते हैं। शायद इसी वजह से उसने अलग बनने का फैसला किया। शायद इसी वजह से जब उसने कानून विद्यालय में प्रवेश किया तो उसने ऐसा एक महत्वाकांक्षा के साथ किया जो मुझे डरा देती थी। वह कहती, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। मैं उन आदर्शों के लिए बलिदान नहीं देना चाहती जो खाने की मेज पर भोजन नहीं लाते। उसने कॉलेज में दार्शनिक से मुलाकात की। वह एक अमीर परिवार से था, उन परिवारों में से एक जहां संदिग्ध व्यवसाय को वैध उद्यम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मैंने पहली बार उसे देखा। मुझे पता था कि वह मेरी बेटी के लिए सही नहीं है, लेकिन वह प्यार में थी, या मैंने सोचा। अब मुझे लगता है कि उसे वह जीवन पसंद था जो वह उसे दे सकता था। मैंने शादी का विरोध किया। हमारे बीच एक भयानक झगड़ा हुआ। स्नेहा ने मुझसे वो बातें कहीं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने मुझसे कहा कि मैं एक असफलता हूं, कि मैंने अपनी ईमानदारी के साथ जीवन बर्बाद किया जबकि दूसरों ने समृद्धि पाई। उसने मुझसे कहा कि वह वही गलती नहीं करने जा रही है जो मैंने की। मेरी पत्नी ने मुझसे आग्रह किया कि मैं हार मान लूं, यह न कहूं। अपनी बेटी को गर्व के लिए खोना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने अपनी नाराजगी को अंदर ही अंदर दबा लिया और उस शादी में एक नकली मुस्कान के साथ गया। मैंने स्नेहा को देखा जब उसने उस आदमी से शादी की जिसे मैं जानता था कि वह कभी न कभी उसे नष्ट कर देगा, लेकिन यह उसका निर्णय था, उसकी जिंदगी। इसके बाद हमारा रिश्ता कभी वैसा नहीं रहा। मिलने जुलने की संख्या कम हो गई, फोन कॉल्स छोटी हो गईं। जब मेरी पत्नी कैंसर से बीमार हुई, स्नेहा 6 महीनों में 3 बार अस्पताल आई। 3 बार, हमेशा जल्दी में, हमेशा महत्वपूर्ण कामों, आपातकालीन मामलों, व्यापार यात्राओं के बहाने। जिस दिन मेरी पत्नी का निधन हुआ, मैंने घंटों तक उसका हाथ पकड़ा। स्नेहा सब कुछ खत्म होने के 2 घंटे बाद आई। उसने रोया नहीं। उसने मुझे जल्दी से गले लगाया और कहा कि उसे जाना है। अगले दिन उसकी एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी। दार्शनिक अस्पताल में भी नहीं आए। वह कार में बैठा रहा, उसकी राह देखता रहा। अंतिम संस्कार के बाद मैंने शहर में अपना घर छोड़ दिया। मैं वहां नहीं रह सकता था, यादों से घिरा हुआ, एक ऐसी जिंदगी के बीच जो अब अस्तित्व में नहीं थी। मैंने अपने पास जो थोड़ा सा बचा था उससे इस छोटे से घर को खरीदा जो दक्षिणी भारत में था। एक साधारण जगह जिसमें एक टुकड़ा जमीन था जहां मैं अपना खाना उगा सकूं, जहां मैं मुर्गियों की बांग सुन सकूं और शहर के शोर से दूर रह सकूं। स्नेहा ने कहा कि मैं गलती कर रहा हूं, कि मैं खुद को दुनिया से अलग कर रहा हूं, कि मैं एक एकांतवासी बन रहा हूं, लेकिन मुझे उस शांति की जरूरत थी। मुझे उस शांति की आवश्यकता थी जो दशकों तक न्यायालय में लड़ाई लड़ने के बाद, अपनी जिंदगी के प्यार को खोने के बाद मिली। सोलोमन ही एकमात्र ऐसा था जो मुझे समझता था। वह हर महीने मुझसे मिलने आता था। हम इसी बरामदे पर बैठते, कॉफी पीते और पुराने दिनों की बातें करते। उसने मुझे अपने व्यापार के बारे में बताया, मैंने उसे अपने टमाटरों और मुर्गियों के बारे में बताया और हम हंसते रहे। भगवान, हम कितनी देर तक हंसे।
आखिरी बार मैंने उसे 4 महीने पहले देखा था। वह थका हुआ, बड़ा दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि वह अपने मामलों को व्यवस्थित कर रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है। इलियास, उसने मुझसे कहा, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो जो कुछ भी मेरे पास है वह तुम्हारा है। मेरे पास कोई बच्चे नहीं हैं, मेरे पास और कोई नहीं है, तुम ही मेरी असली परिवार हो। मैंने उसे बेतुकी बातें करने के लिए कहा कि वह कई और वर्षों तक जीवित रहेगा, लेकिन उसने एक उदास मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरा दिल थक गया है भाई, उसने कहा। और डॉक्टर ने मुझे बुरी खबर दी है। मैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। मैं उसकी आंखों में सच्चाई देखना नहीं चाहता था। और अब वह चला गया और मैं वहां उसे विदाई कहने के लिए नहीं था। कॉफी के ठंडा होने पर मैं अपने बरामदे पर बैठा था और मैंने कुछ समझा। सलोमन ने मुझे वह विरासत दी थी, न कि सिर्फ इसलिए कि मैं उसका भाई था, बल्कि इसलिए कि उसने मुझे पहचाना, क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इसके साथ सही काम करूंगा। और स्नेहा इसे मुझसे लेना चाहती थी। मेरी अपनी बेटी मुझे नष्ट करना चाहती थी ताकि वह पैसा रख सके जिसकी उसे आवश्यकता नहीं थी। मैं उठा और घर के अंदर गया। मैं अपने छोटे से अध्ययन में गया, उस कमरे में जहां मैंने अपनी पूर्व जिंदगी के कुछ सामान रखे थे। मैंने एक पुराने दराज को खोला और एक लकड़ी के बक्से को निकाला जिसे मैंने 5 साल से नहीं खोला था। अंदर मेरे पुराने जज आईडी, मेरी रोब जो सावधानी से मुड़ी हुई थी, न्यायालय में मेरे वर्षों के फोटोज, उन लोगों के धन्यवाद पत्र जो मैंने मदद की थी, और एक पीला लिफाफा जिसमें सलोमन के हाथ से मेरा नाम लिखा था। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था जो उसने वर्षों पहले लिखा था, जब हम दोनों युवा थे, जब जीवन अभी भी संभावनाओं से भरा हुआ लगता था। भाई, जो पत्र में लिखा था, यदि आप यह पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं चला गया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया, वह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे सिखाया कि बिना सम्मान के पैसा बेकार है, कि ईमानदारी के बिना सफलता केवल एक भ्रांति है। मैं तुम्हें जो कुछ भी है वह सब छोड़ता हूं, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मुझे भरोसा है कि तुम इसके साथ कुछ अच्छा करोगे, कुछ ऐसा जो मां और पिता को गर्वित करेगा। किसी को भी तुम्हारा अधिकार न लेने दो, उन्हें तुम्हें छोटा महसूस न कराने दो। तुम सबसे महान व्यक्ति हो जिसे मैंने कभी जाना है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जब मैंने उन शब्दों को पढ़ा। सलोमन जानता था, किसी न किसी तरह उसे पता था कि यह हो सकता है। मैंने पत्र को ध्यान से मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। फिर मैंने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया जिसे मैंने वर्षों से नहीं डायल किया था। वह नंबर लॉरेन का था, मेरी पूर्व सचिव का, जो 20 वर्षों तक मेरे साथ काम कर चुकी थी, जो हर मामले, हर दस्तावेज और उस जगह का हर रहस्य जानती थी। लॉरेन ने तीसरे रिंग पर उत्तर दिया। जज वांस, उसने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मैं हूं। लॉरेन, मैंने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर मैंने उसे सब कुछ बताया। लॉरेन 2 दिन बाद मेरे घर आई। मैंने उसे देखा जब वह अपनी पुरानी कार से उतरी, पहले से ज्यादा झुकी हुई। उसका बाल पूरी तरह से सफेद हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें वहीं थीं, तेज, बुद्धिमान और उस वफादारी से भरी हुई जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों में होती है। हमने चुपचाप गले लगाया। उसकी खुशबू हमेशा की तरह लैवेंडर की थी। हम अंदर गए और मैंने कॉफी बनाई, जबकि उसने नॉस्टैल्जिकली मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। तुम एक साधु की तरह रहते हो, जज, उसने कहा, रसोई की मेज पर बैठते हुए। इतने सालों तक दुनिया की गंदगी को सहन करने के बाद एक इंसान को इस सफाई की जरूरत होती है। मैंने स्नेहा के घर पर जो सुना, उसकी हर बारीकी, हर शब्द जो मेरी आत्मा को चीरते हुए निकल गया, मैंने उसे सब बता दिया। लोरेन चुपचाप सुनती रही, कभी कभी सिर हिलाते हुए। उसका चेहरा गंभीर होता गया। जब मैंने अपनी बातें खत्म की तो उसने अपने पर्स से एक पुराना फोल्डर निकाला और टेबल पर रख दिया। न्यायालय, उसने कहा, आपको कुछ जानना चाहिए। 3 हफ्ते पहले मुझे आपकी बेटी के वकील से फोन आया था। वे आपके न्यायालय के फाइलों, पुराने चिकित्सा रिकॉर्ड, किसी भी चीज तक पहुंच चाहते थे जो मानसिक गिरावट या अक्षमता को साबित कर सके। मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई।
और आपने उन्हें क्या बताया? मैंने उन्हें बताया कि सभी फाइलें सील हैं और उन्हें न्यायालय के आदेश की जरूरत है, लेकिन न्यायालय वे नहीं रुके। उन्होंने एक निजी जासूस को नियुक्त किया। वह आदमी आपके बारे में शहर में पूछताछ कर रहा था, आपके पड़ोसियों से बात कर रहा था, ऐसा कुछ भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सके। क्या उन्होंने कुछ पाया? मैंने पूछा। लोरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, रिले, उन्होंने पाया कि आप अकेले रहते हैं, कि आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, कि आप अपने बगीचे की देखभाल में दिन बिताते हैं। उनके लिए यह सामाजिक अलगाव का सबूत है, संभवतः मानसिक गिरावट का। वे आपको एक पुराने आदमी के रूप में पेश करने वाले हैं जो अतीत में खो गया है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता। मेरे अंदर फिर से गुस्सा उबलने लगा, लेकिन लोरेन ने हाथ उठाया। हालांकि न्यायालय, उन्होंने एक बड़ी गलती की है। उसने फोल्डर खोला और कई दस्तावेज निकाले। मैंने आपकी फाइलें कभी नष्ट नहीं की। मैंने सबकी प्रतियां रखी थीं। आपके सबसे महत्वपूर्ण मामले, आपके निर्णय, मान्यता के पत्र, उन लोगों की गवाही जिनकी जिंदगी आपने बदली, और मैंने कुछ और भी रखा। क्या? मैंने पूछा। कुछ मामलों के रिकॉर्ड जिनमें दार्शनिक का नाम है। आपके दामाद की छवि इतनी साफ नहीं है जितनी वह सोचता है। न्यायालय, 10 साल पहले वह एक रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में शामिल था। उसे औपचारिक रूप से चार्ज नहीं किया गया क्योंकि मुख्य गवाह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, लेकिन दस्तावेज हैं, कनेक्शन है। मैंने लोरेन के सामने रखे कागजात पर नजर डाली। वे जांचों, गवाहियों, संदिग्ध लेन देन की प्रतियां थीं। सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित था, जैसा केवल लोरेन ही कर सकती थी। आपने यह क्यों रखा? मैंने पूछा। क्योंकि आपने मुझे कुछ सिखाया, न्यायालय। आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई के पास हमेशा बैकअप होना चाहिए, कि जब आवाजें शांत हो जाती हैं तो दस्तावेज बोलते हैं। मैंने इसे रखा क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन यह जरूरी हो सकता है, और लगता है वह दिन आ गया है। हमने पूरे दोपहर दस्तावेजों की समीक्षा की। लोरेन ने अद्भुत काम किया था। उसके पास तारीखें, नाम, शेल कंपनियों और बैंक खातों के बीच कनेक्शन थे। उसके पास उन कर्मचारियों की गवाहियां थीं जिन्होंने दार्शनिक के लिए काम किया था और जो ऐसी बातें देख चुके थे जिनकी रिपोर्ट देने की हिम्मत कभी नहीं की। लेकिन इतना ही नहीं। लोरेन ने अपना फोन निकाला और मुझे कुछ और दिखाया, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। मैंने यह 1 हफ्ते पहले रिकॉर्ड किया, उसने कहा। आपकी बेटी ने मुझसे संपर्क किया। वह चाहती थी कि मैं उसके पक्ष में गवाही दूं कि आपने न्यायालय के पिछले वर्षों में मानसिक भ्रम के संकेत दिखाए। मैंने उसे बताया कि मैं इस पर विचार करूंगी। उसने ऑडियो चलाया। यह स्नेहा की आवाज थी, स्पष्ट और ठंडी। मिसेस ब्यूमॉन्ट, कहा गया, मैं आपके पिता के प्रति आपकी वफादारी को समझती हूं, लेकिन आपको समझना होगा कि यह उनके अपने भले के लिए है। वह इतनी बड़ी संपत्ति को संभाल नहीं सकते, वह इसे खो देंगे, वह धोखाधड़ी का शिकार होंगे। हम सिर्फ उनकी रक्षा करना चाहते हैं। लोरेन की आवाज रिकॉर्डिंग में शांति से जवाब देती है। और इस गवाही के लिए मुझे कितना भुगतान किया जाएगा? एक ठहराव था। फिर स्नेहा ने जवाब दिया, हम $50,000 नकद के बारे में बात कर सकते हैं। किसी को नहीं पता चलेगा। मैंने ऑडियो रोक दिया। मैं और सुन नहीं सका। वह मेरी बेटी नहीं थी, या शायद वह थी और मैंने कभी इसे देखना नहीं चाहा। और भी है, न्यायालय, लोरेन ने धीरे से कहा। 2 दिन पहले मुझे समन मिला। वे मामले को न्यायाधीश प्रेस्टन एलिस के न्यायालय में पेश करने वाले हैं। प्रेस्टन? मैंने याद किया। प्रेस्टन लगभग 30 साल पहले मेरा इंटर्न था। एक प्रतिभाशाली लेकिन असुरक्षित युवा जिसने एक बड़े अपराधी से रिश्वत स्वीकार करने की सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने उसे समय पर खोज लिया, अपने कार्यालय में सामना किया और उसे एक सबक दिया जिसे उसने कभी नहीं भुलाया। प्रेस्टन को नहीं पता कि आप आरोपी हैं, लोरेन ने कहा। दस्तावेजों में सिर्फ एलियास वेंस लिखा है। आपके पूर्व न्यायाधीश के शीर्षक का उल्लेख नहीं है। स्नेहा और दार्शनिक ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि यह जानकारी आधिकारिक कागजों में नहीं आए। वे इसे एक साधारण मामले के रूप में पेश करना चाहते हैं,
एक सामान्य बूढ़े व्यक्ति की मानसिक अक्षमता का। मैं समझता हूं, मैंने कहा। वे चाहते हैं कि प्रेस्टन निर्णय लेने के लिए बिना यह जाने कि मैं वास्तव में कौन हूं। बिल्कुल। और यदि वह सुनवाई के दौरान यह जानता है तो उसके लिए मामले से खुद को हटाना बहुत देर हो जाएगी। निर्णय उसी दिन देना होगा, उनके द्वारा मांगे गए प्रक्रियाओं के अनुसार। एक त्वरित सुनवाई, बिना अपील के, प्रतिक्रिया का कोई समय नहीं। यह एक चालाक योजना थी, मुझे यह मानना पड़ेगा। स्नेहा ने कानूनी प्रणाली को बहुत अच्छे से सीखा है। उसे समय का प्रबंधन करना आता है, दस्तावेजों को पेश करना आता है, एक ऐसी स्थिति बनाना आता है। स्नेहा के पास एक बार फिर से वो सब कुछ था जिससे मैं बच नहीं सकता था। लेकिन उसने एक चीज भूल गई थी। उसने भूल गया कि उसका पिता कौन है। उसने भूल गया कि मैंने 35 साल तक उन अपराधियों का सामना किया है जो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। उसने भूल गया कि हर मामले ने मुझे इंसानी स्वभाव के बारे में कुछ न कुछ सिखाया। स्नेहा, मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ और करना है। कुछ भी, न्यायाधीश। मुझे कुछ लोगों से संपर्क करना होगा जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, जो मुझे जानते हैं। मुझे गवाही पत्र, कुछ भी चाहिए जो ये साबित करे कि मेरा दिमाग पूरी तरह स्पष्ट है। और मुझे अपने भाई सोलोमन के वकील से भी मिलना है। उसके पास असली वसीयत के दस्तावेज हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सोलोमन ने क्या छोड़ा और कैसे। स्नेहा ने सिर हिलाया और जल्दी से नोट्स लेने लगी। कुछ और? हाँ, मुझे ये गुप्त रखना है। स्नेहा और दार्शनिक को नहीं पता चलना चाहिए कि हम एक बचाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें विश्वास करना चाहिए कि मैं बस एक कंफ्यूज्ड बूढ़ा आदमी हूं जो न्यायालय में बिना कुछ समझे आएगा। समझ गई? क्या तुम वकील रखने वाले हो? नहीं, मैं खुद का प्रतिनिधित्व करने वाला हूं। स्नेहा ने मुझ पर आश्चर्य से देखा। न्यायाधीश, यह बहुत जोखिम भरा है। मुझे पता है, मैंने कहा, लेकिन मुझे यह भी पता है कि कोई भी वकील इस मामले का बचाव उस जुनून से नहीं कर सकता जो मेरे पास है। कोई वकील मेरे पास जो अनुभव है वो नहीं रखता। 35 साल का अनुभव, हर प्रक्रिया की सटीक जानकारी और सबसे बढ़कर मेरे साथ सच है। स्नेहा ने अपनी फोल्डर बंद की और मुझे उन आंखों से देखा जो मेरे साथ कई लड़ाइयां देख चुकी थीं। आप हमेशा सबसे अच्छे रहे हैं न्यायाधीश, और मुझे पता है कि आप अभी भी हैं। हम इस लड़ाई को जीतेंगे। स्नेहा के जाने के बाद मैं अपने घर में अकेला रह गया, जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा हो। मैंने चाय की एक कप के साथ बरामदे में जाकर अपनी पुरानी झूला कुर्सी पर बैठ गया। मुर्गियां पहले ही अपने बाड़े में चली गई थीं। झींगुर अपनी रात की संगीत शुरू करने लगे थे। मैंने स्नेहा के बारे में सोचा, उस लड़की के बारे में जो वह थी। मुझे याद आया जब वह 6 साल की थी और अपनी साइकिल से गिर गई थी। वह दौड़ती हुई मेरे पास आई, घुटने पर चोट के साथ, रोते हुए। मैंने उसे गले लगाया, उसके जख्मों को साफ किया और कहा कि सब ठीक होगा। पापा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैंने कहा। और अब वही लड़की मुझे नष्ट करना चाहती थी। मैंने अपने जेब से सोलोमन का पत्र निकाला और उसे फिर से सूर्यास्त की रोशनी में पढ़ा। किसी को भी तुम्हें छोटा महसूस न कराने देना। तुम मेरे लिए सबसे बड़े आदमी हो। भाई, मैंने हवा में फुसफुसाया, मैं तुम्हारी याद को सम्मानित करने वाला हूं। मैं इस लड़ाई को उसी तरह लड़ूंगा जैसे तुमने मुझे सिखाया, अपने सिर को ऊंचा रखकर, सच को अपनी एकमात्र हथियार बनाकर। अगले 2 हफ्ते काफी व्यस्त रहे। स्नेहा ने टायरलेसली काम किया। उसने मेरे 12 पूर्व सहयोगियों से बयान प्राप्त किए, जो सभी रिटायर न्यायाधीश या सम्मानित वकील थे, जिन्होंने मेरी मानसिक स्पष्टता और चरित्र की पुष्टि की। उसने सोलोमन के वकील को भी ढूंढा, जिसने पुष्टि की कि वसीयत स्पष्ट और कानूनी थी। सुनवाई से 3 दिन पहले मुझे एक अप्रत्याशित कॉल आई। यह स्नेहा थी। उसकी आवाज मीठी, लगभग स्नेही थी, जैसे जब वह बच्ची थी और मुझसे कुछ चाहती थी। पापा, उसने कहा, आप कैसे हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सोचा है। मुझे पता है कि हाल ही में हमारे बीच तनाव रहा है। तनाव? मैंने दोहराया। ये इसे वर्णित करने का एक दिलचस्प तरीका है। एक असहज खामोशी थी। देखिए पापा,
मुझे पता है कि सोलोमन की विरासत के बारे में सारी बातें आपको डरा रही हैं, लेकिन हम वाकई में मदद करना चाहते हैं। दार्शनिक और मैंने बात की है, और हमें लगा कि शायद हम आपके प्रति बहुत सख्त थे। ओह, सच में? मैंने कहा, अपनी आवाज को तटस्थ रखते हुए। हाँ, दरअसल हम आपको डिनर पर आमंत्रित करना चाहते हैं। हम इस पर परिवार के रूप में शांति से बात कर सकते हैं। कोई वकील नहीं, कोई दबाव नहीं, बस आप, मैं और दार्शनिक, जैसे पुराने दिनों में। पुराने दिनों में दार्शनिक कभी नहीं था, मैंने सोचा। लेकिन मैंने कहा, कब? कल रात, शाम 7 बजे आना। मैं आपके पसंदीदा व्यंजन बनाऊंगी, वो चिकन और आलू जो आपको पसंद थे। ठीक है, मैंने कहा, मैं आऊंगा। जब मैंने फोन रखा, मुझे पता था कि वे क्या कर रहे हैं। यह सुनवाई से पहले मुझसे कुछ साइन कराने का अंतिम प्रयास था, या शायद वे चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा कह दूं जिसका वे मेरे खिलाफ उपयोग कर सकें। उन्होंने मुझे बेवकूफ, एक नाइव बूढ़े आदमी की तरह समझा। मैंने स्नेहा को कॉल किया और उसे योजना बताई। उसने मुझे जाने से मना किया। यह बहुत जोखिम भरा था, लेकिन मुझे देखना था कि वे कितनी दूर जा सकते हैं। मुझे अपनी बेटी की आंखों में एक बार फिर से देखना था, उससे पहले कि कोर्ट में पेशी हो। अगली रात मैं मुंबई की ओर चला। मैं उनके घर पर ठीक 7 बजे पहुंचा। दार्शनिक ने मुझे एक नकली मुस्कान के साथ स्वागत किया जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। श्रीमान वांस, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अंदर आइए। घर में घर के खाने की खुशबू थी, लेकिन सब कुछ एक नाटक जैसा लग रहा था, कृत्रिम। स्नेहा रसोई से बाहर आई, अपने हाथों को एप्रन पर पोंछते हुए। इस पल में वह अपनी मां की तरह लग रही थी, जिससे मेरा दिल टूट गया। पापा, उसने कहा, मुझे गले लगाते हुए। मैं बेहद खुश हूं कि आप आए। आइए बैठिए, रात का खाना लगभग तैयार है। हमने उस शानदार डाइनिंग रूम में बैठकर उन महंगे बर्तनों का सामना किया जो हमेशा मुझे अनावश्यक लगते थे। स्नेहा ने चिकन परोसा, लेकिन स्नेहा मुश्किल से खा पा रही थी। हर निवाला विश्वासघात की तरह लग रहा था। दार्शनिक ने अपनी झूठी दयालुता से बातचीत की शुरुआत की। स्नेहा, हम आपके हालात के बारे में बहुत सोच रहे हैं। गांव में अकेले रहना, आपकी उम्र में, जब कोई मदद करने वाला नहीं है, कितना अकेला लगता होगा। मेरे पास जो कुछ भी चाहिए वो है, मैंने जवाब दिया। लेकिन पॉप, स्नेहा ने बीच में ही कहा, यह सिर्फ आपके वर्तमान की बात नहीं है, यह आपके भविष्य के बारे में है। अगर आप बीमार हो गए तो, अगर कोई आपात स्थिति आ जाए और कोई पास ना हो, हम आपकी चिंता करते हैं। उसके शब्द पहले से तय किए हुए लगे, जैसे किसी खराब नाटक की स्क्रिप्ट। मैंने उसकी आंखों में देखा, उस लड़की की झलक खोजते हुए जिसे मैंने बड़ा किया था, लेकिन मुझे केवल गणना नजर आई। मैंने केवल चिंता के नाम पर छिपी हुई महत्वाकांक्षा देखी। यह मजेदार है कि आप अब इतनी चिंता कर रही हैं, मैंने कहा। आपकी मां के मरने के समय आप चिंतित नहीं थीं। पिछले 5 सालों में जब मैं अकेला रहा, तब आप चिंतित नहीं थीं। लेकिन अब, जब 80 लाख रुपए दांव पर हैं, अचानक मैं आपकी प्राथमिकता बन गया हूं। स्नेहा का चेहरा कठोर हो गया। यह अन्याय है पॉप, यह अन्याय है। मैं उसे सीधे देखकर बोला, मैंने 3 हफ्ते पहले तुम्हारी दार्शनिक के साथ बातचीत सुनी। मुझे पता है कि तुम क्या योजना बना रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे अयोग्य घोषित करना चाहती हो ताकि सोलोमन की विरासत तुम्हारे पास रहे। उसके बाद का सन्नाटा कंक्रीट की तरह घना था। दार्शनिक ने अपनी कांटे गिरा दी। स्नेहा की रंगत फीकी पड़ गई, फिर वह लाल हो गई। तुमने हमारे ऊपर नजर रखी, उसने कहा। उसकी आवाज क्रोध से कांप रही थी। मैं तुम्हारे घर में था, मैंने कहा। मैं पानी पीने के लिए नीचे आया और सुना कि मेरी खुद की बेटी मुझे नष्ट करने की योजना बना रही है। यह नजर रखना नहीं था, यह जानना था कि तुम सच में कौन हो। दार्शनिक अचानक खड़ा हो गया। तुम कुछ नहीं समझते, बूढ़े आदमी। वह पैसा हमारा होना चाहिए। स्नेहा ही उसकी एकमात्र परिवार है। उसके लिए विरासत लेना स्वाभाविक है। सोलोमन ने तय किया कि अपनी संपत्ति किसे देनी है, मैंने शांत रहते हुए कहा। हालांकि अंदर से मैं एक ज्वालामुखी की तरह महसूस कर रहा था। और उसने मुझे दिया क्योंकि उसे पता था कि तुम भी यही करोगी।
स्नेहा भी खड़ी हो गई। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। तुम जानते हो क्या पॉप, तुम सही हो। अगर मुझे वह पैसा चाहिए तो मैं इसके लायक हूं, वर्षों तक तुम्हें अपने बेवकूफ सिद्धांतों पर जीते हुए देखने के बाद। जबकि अन्य जज अमीर बन गए, तुमने अपनी ईमानदारी के लिए गरीब की तरह जीवन बिताया। देखो, उस ईमानदारी ने तुम्हें कहां पहुंचाया। गांव में एक मिजरेबल लिटिल हाउस, अकेला और कड़वा। उसके शब्द चाकू की तरह थे, हर एक दर्द पहुंचाने के लिए बनाया गया। और वो सफल रही। लेकिन मैं उसे यह संतोष नहीं देने वाला था कि मुझे देखकर उसे खुशी मिले। कम से कम मैं खुद को आईने में देख सकता हूं, मैंने कहा उठते हुए। कम से कम मैंने कभी अपने परिवार को पैसे के लिए धोखा नहीं दिया। कम से कम मुझे पता है कि सम्मान क्या होता है। सम्मान? दार्शनिक ने तिरस्कार के साथ हंसते हुए कहा। सम्मान बिल नहीं चुकाता श्रीमान। सम्मान व्यवसाय नहीं बनाता। सम्मान ऐसे बेवकूफों के लिए होता है जो बूढ़े और अकेले रह जाते हैं। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। स्नेहा मेरे पीछे आई। रुको। उसकी आवाज में घबराहट थी। यह इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम एक समझौता कर सकते हैं। हम विरासत को 50-50 में बांट सकते हैं। तुम अपनी हिस्सेदारी रखो, हम अपनी रखेंगे। मैं रुका और उसकी ओर देखा, और वहां मैंने वो देखा जो मैं सालों से खुद से इनकार कर रहा था। मैंने देखा कि मेरी बेटी एक ऐसी व्यक्ति बन गई है जिसे मैं नहीं जानता। एक ऐसा व्यक्ति जिसे मेरी पत्नी पहचान नहीं पाती। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भौतिक संपत्ति और दिखावे के लिए अपनी आत्मा बेच दी है। कोई समझौता संभव नहीं है स्नेहा। सोलोमन चाहता था कि मैं वह विरासत पाऊं, और मैं उसकी इच्छा का सम्मान करने जा रहा हूं। अगर तुम इसके लिए लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें न्यायालय में देखूंगा। ठीक है, उसने कहा, और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मैं तुम्हें न्यायालय में देखूंगी। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं पॉप, मेरे पास गवाह हैं जो तुम्हारी मानसिक स्थिति के बारे में गवाही देंगे। मेरे पास दस्तावेज हैं जो तुम्हारी सामाजिक अलगाव को साबित करेंगे। मेरे पास सब कुछ है जिससे एक जज तुम्हें अयोग्य घोषित कर देगा। और जब वह करेगा, तुम न केवल विरासत खो दोगे बल्कि अपने जीवन पर भी नियंत्रण खो दोगे। तुम्हें एक संरक्षक सौंपा जाएगा, और वह संरक्षक मैं होंगी। यह धमकी हवा में झर की तरह तैर गई। दार्शनिक उसके पीछे विजयी मुस्कान के साथ आया। तुम्हें हमारी डील स्वीकार कर लेनी चाहिए थी श्रीमान। अब तुम सब कुछ खोने वाले हो। मैं उस घर से बाहर निकला, ऐसा महसूस करते हुए जैसे मैंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया है। मैं गांव की ओर वापस चला गया। मेरी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। मैं पैसे या विरासत के लिए नहीं रो रहा था। मैं उस लड़की के लिए रो रहा था जो गायब हो गई थी, जिसे इस ठंडी गणनात्मक महिला ने बदल दिया था। 2 दिन बाद सुनवाई का दिन आया। मैं सुबह जल्दी उठा, सूर्योदय से पहले। मैंने स्नान किया, सावधानी से दाढ़ी बनाई, लेकिन मैंने सूट नहीं पहना। मैंने जज एलियास वांस के रूप में नहीं बल्कि अपने ग्रामीण कपड़ों में, अपने काम की शर्ट और पुराने जूतों में तैयार किया। मैंने स्नेहा और दार्शनिक को दिखाना चाहा कि उन्हें मैं कैसा लगूंगा। एक साधारण, असहाय बूढ़ा किसान। लॉरेन सुबह 6 बजे आई। उसने सभी दस्तावेजों के साथ एक ब्रीफकेस उठाया। उसने मेरे कपड़ों को देखते हुए कहा, क्या तुम इस पर सुनिश्चित हो? पूरी तरह सुनिश्चित, मैंने जवाब दिया। उन्हें यह सोचने दो कि वे पहले ही जीत गए हैं। झटका और भी कठिन होगा। हम मौन में मुंबई की ओर चले। 4 घंटे की यात्रा अनंत लग रही थी, फिर भी बहुत छोटी भी। लॉरेन ने सभी दस्तावेजों की समीक्षा की। मेरे साथ सभी महत्वपूर्ण बिंदु, सभी दस्तावेज, सभी गवाहियां थीं जो हमने तैयार की थीं। जब हम न्यायालय पहुंचे तो इमारत नीले सुबह के आसमान के खिलाफ भव्य खड़ी थी। मैंने सोचा, कितनी बार मैं उन दरवाजों से दाखिल हुआ हूं। कितनी बार मैंने अपनी काली गाउन पहने, अपने केस और निर्णयों से भरी ब्रीफ केस के साथ उन सीढ़ियों पर चढ़ाई की है। अब मैं एक किसान की तरह दाखिल हुआ, हाथ में एक पुरानी टोपी लिए, जैसे सालों का बोझ मुझे झुका रहा हो। लेकिन मेरे अंदर जज एलियास वांस पहले से ज्यादा जीवित था, और वह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए तैयार था। यह सोलेमन के पैसे की लड़ाई नहीं थी, न ही संपत्ति या बैंक खातों की लड़ाई, बल्कि मेरी गरिमा,
मेरे सम्मान की लड़ाई थी, अपनी बेटी को दिखाने की कि एक ऐसे आदमी को नहीं नष्ट किया जा सकता जिसने अपनी पूरी जिंदगी सच की रक्षा में बिताई। लॉरेन मेरे साथ चल रही थी। उसकी ब्रीफ केस में दस्तावेज थे जो हमारी गोला बारूद थे। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। हर कदम मुझे सच के क्षण के करीब ले जा रहा था, और फिर हम पहुंचे। न्यायालय के दरवाजे खुले थे। अंदर मैंने देखा स्नेहा और अंदारियां अपने वकील के साथ बैठी थीं। एक युवा आदमी जो महंगे सूट में था और शायद प्रति घंटे 500 रुपये चार्ज करता था। स्नेहा आत्मविश्वास से भरी, सुरुचिपूर्ण दिख रही थी, एक उत्तम व्यापारिक पोशाक में। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे खोले। आवाज ने हर सिर को मेरी ओर मोड़ दिया। मैंने स्नेहा की मुस्कान देखी। मैंने देखा दार्शनिक ने अपने वकील को छेड़ा और मेरी ओर अपनी ठुड्डी से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, देखो वह पुराना बेवकूफ है। मैं केंद्र की पंक्ति में धीरे धीरे चल रहा था, अपने पैरों को खींचते हुए, झुके हुए, अपनी टोपी हाथ में पकड़े हुए। मैं बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वे चाहते थे, एक भ्रमित पुराना आदमी जो एक ऐसी दुनिया में खो गया था जिसे वह अब समझ नहीं पाता था। स्नेहा दार्शनिक के पास लींड कर कुछ फुसफुसाई। उसने चुपचाप हंसते हुए कंटेम्प्ट के साथ अपना सिर हिलाया। वह क्षण मेरी याद में एक तस्वीर की तरह अंकित हो गया। वह क्षण जब मेरी अपनी बेटी ने मुझे सार्वजनिक रूप से मजाक बनाया, यह मानते हुए कि वह पहले ही जीत गई है। लेकिन फिर कमरे में कुछ बदल गया। जज प्रेस्टन एलिस ने साइड डोर से प्रवेश किया। उसने अपनी काली गाउन पहनी हुई थी। उसका चेहरा गंभीर और पेशेवर था। उसने बिना किसी को देखे अपनी सीट की ओर बढ़ा, जैसा कि एक जज को करना चाहिए, सुनवाई शुरू करने के लिए। सभी खड़े हो गए। बिलीफ ने घोषणा की, न्यायालय का सत्र प्रारंभ उनकी गरिमा जज प्रेस्टन एलिस की अध्यक्षता में। प्रेस्टन बैठ गया और अपने कागजात व्यवस्थित करने लगा। उसने पढ़ना शुरू किया। केस नंबर 45-328, मानसिक अक्षमता की घोषणा के लिए याचिका स्नेहा वांस हेज द्वारा श्री एलियास वांस के खिलाफ प्रस्तुत की गई। उसकी आवाज दृढ़ और पेशेवर थी। उसने अभी तक मेरी ओर नहीं देखा था। वह प्रक्रिया के अनुसार चल रहा था। पक्षों को संबोधित करने से पहले दस्तावेज पढ़ते हुए उसने आगे बढ़ाया। याचिका देने वाला यह आरोप लगाता है कि श्री एलियास वांस, जिनकी आयु 66 वर्ष है, अपने मृत भाई सोलेमन वांस की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए उचित मानसिक स्थिति में नहीं है, जिसकी संपत्ति लगभग 800,000 रुपये की है। याचिका देने वाला अनुरोध करता है कि उसे प्रतिवादी का कानूनी अभिभावक नियुक्त किया जाए। स्नेहा मुस्कुरा रही थी। दार्शनिक संतोष के साथ सिर हिला रहा था। उनके वकील ने पहले ही अपनी पहली फोल्डर खोली थी, अपना मामला पेश करने के लिए तैयार, और फिर प्रेसन ने अपने कागजात से नजरें उठाईं। उसकी नजरें कमरे में घूमीं। पहले उसने स्नेहा और उसके वकील की ओर देखा, फिर उसकी नजरें मुझे देखी, जो प्रतिवादी की बेंच पर अकेला बैठा था, अपने देसी कपड़ों में और मेरी गोरी को गोद में रखे हुए। हमारी नजरें मिलीं। मैंने देखा कि उसके चेहरे से रंग उड़ गया। मैंने देखा कि उसके हाथ, जो न्याय के हथौड़े को पकड़े हुए थे, कांपने लगे। उसका मुंह हल्का सा खुला, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। वह अचानक खड़ा हो गया, इतनी तेजी से कि उसकी कुर्सी पीछे की ओर एक तीव्र आवाज के साथ खिसक गई। उसके डेस्क पर कागजात उसकी अचानक हरकत से हिल गए। मेरे भगवान, उसने फुसफुसाया। उसके शब्द मुश्किल से सुनाई दिए, लेकिन कमरे की पूर्ण चुप्पी में सभी ने उन्हें सुना। मेरे भगवान, क्या यह वास्तव में वही है? सभी सिर मेरी ओर मुड़ गए। स्नेहा के वकील ने आश्चर्यचकित होकर मुंह फुला लिया। स्नेहा की मुस्कान बंद हो गई। दार्शनिक आगे झुका, यह समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। प्रेस्टन ने अपने डेस्क के किनारे को पकड़ा, जैसे उसे शारीरिक समर्थन की आवश्यकता हो। जज वांस, उसने कहा, और उसकी आवाज टूट गई। क्या आप जज एलियास वांस हैं? यह एक प्रश्न नहीं था, यह एक बयान था जो आश्चर्य, अविश्वास और कुछ ऐसा था जो डर जैसा लग रहा था। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैंने अपनी मुद्रा को बदलने दिया। झुकी हुई पीठ सीधी हो गई, झुके हुए कंधे चौड़े हो गए, नीची धार वाली सिर गरिमा के साथ उठ गई। उस क्षण
मैं भ्रमित पुराना किसान नहीं रहा, बल्कि वही बन गया जो मैं हमेशा से था। हाँ प्रेस्टन, मैंने कहा। मेरी आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी। इसके बाद की चुप्पी पूर्ण थी। कोई सांस नहीं ले रहा था, कोई हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस न्यायालय में समय खुद ठहर गया हो। प्रेस्टन बेंच से नीचे आया, जो एक सुनवाई के दौरान जज द्वारा कभी नहीं किया जाने वाला कुछ पूरी तरह से असामान्य था। लेकिन उस क्षण वह जज की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। वह उस युवा इंटर्न की तरह व्यवहार कर रहा था जिसे मैंने 30 साल पहले बचाया था, उस आदमी की तरह जिसकी करियर मैंने तब बचाई थी जब वह इसे नष्ट करने वाला था। वह अनिश्चित कदमों से मेरी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर भावनाओं का मिश्रण, आश्चर्य, सम्मान और कुछ ऐसा था जो शर्म जैसा लग रहा था। जज वांस, उसने दोहराया, मैंने नहीं। दस्तावेजों ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि आप हैं, मैंने शांति से कहा। यह जानबूझकर किया गया था। वे चाहते थे कि यह एक साधारण मामला लगे, बस एक बुजुर्ग आदमी जो महत्वहीन था। मैं स्नेहा की ओर मुड़ा। उसका चेहरा रंगहीन हो गया था। उसका मुंह आश्चर्य में खुला हुआ था। दार्शनिक खड़ा हो गया, प्रेस्टन और मेरे बीच बढ़ती हुई डरावनी आंखों से देख रहा था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहां क्या हो रहा है? स्नेहा के वकील ने कहा, स्पष्ट रूप से भ्रमित। यह आदमी कौन है? प्रेस्टन ने उसकी ओर देखा। यह आदमी, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। न्यायाधीश इलियास वांस है। वह इस न्यायालय में 35 वर्षों तक मजिस्ट्रेट रहे हैं। वह इस न्यायिक क्षेत्र में एक किंवदंती हैं। वह सबसे सम्माननीय व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी इस पद को धारण किया। वकील का चेहरा सफेद पड़ गया। स्नेहा अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी, जैसे उसके पैरों में ताकत नहीं थी। दार्शनिक ने मेज के किनारे को पकड़ लिया। उसके नौकल सफेद हो गए। मुझे नहीं पता था, वकील ने कांपते हुए कहा। मेरी मुवक्किल ने दस्तावेजों का जिक्र नहीं किया। नहीं, निश्चित रूप से उसने इसका जिक्र नहीं किया, मैंने कहा। मेरी बेटी ने इस जानकारी को छिपाने के लिए हर संभव कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी कि अगर इस जिले के किसी भी न्यायाधीश को पता चलता कि मैं वास्तव में कौन हूं, तो उसका मामला ध्वस्त हो जाएगा। प्रेस्टन ने अपनी बेंच पर वापस लौटकर बैठ गया, लेकिन उसकी पेशेवर मुद्रा टूट गई थी। वह भारी होकर बैठ गया, अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए। मुझे एक विराम चाहिए, उसने कहा। मुझे इसे समझने की जरूरत है। आपकी इजाजत से? स्नेहा के वकील ने एक निराशाजनक आवाज में हस्तक्षेप किया। मेरी मुवक्किल के पास अपने मामले को पेश करने का अधिकार है। यह तथ्य कि प्रतिवादी एक पूर्व न्यायाधीश हैं, उनके वर्तमान स्थिति के तथ्यों को नहीं बदलता। तथ्य? प्रेस्टन ने पूछा, और अब उसकी आवाज में लोहा था। आप तथ्यों के बारे में बात करना चाहते हैं। तथ्य यह है कि आप उस आदमी पर मानसिक अक्षमता का आरोप लगा रहे हैं जिसने इस न्यायालय के इतिहास में कुछ बेहतरीन फैसले किए हैं। वह आदमी जिसने 35 वर्षों में कभी भी एक वाक्य को अपील पर पलटा नहीं। वह आदमी जिसकी कानूनी बुद्धि इतनी तेज थी कि 20 वर्षों के अनुभव वाले वकील उसके सामने मामले पेश करते समय कांपते थे। लेकिन आपकी इजाजत से, वकील ने जोर देकर कहा, वह अतीत में था। हम उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी मुवक्किल के पास सबूत हैं कि वह अलगाव में रहते हैं, बिना किसी महत्वपूर्ण सामाजिक संपर्क के, ऐसी परिस्थितियों में जो सुझाव देते हैं। मैं खड़ा हुआ। आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत से, मैंने कहा। मैं इस मामले में अपने आप का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। प्रेस्टन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू थे। न्यायाधीश वांस, उसने कहा, आप जानते हैं कि आपके पास वह अधिकार है, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि इस प्रकार के मामले में अपने आप का प्रतिनिधित्व करना, यह वही है जो मुझे करना चाहिए। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, क्योंकि कोई भी मेरी बुद्धि और मेरी इज्जत की रक्षा मुझसे बेहतर नहीं कर सकता। मैंने स्नेहा की ओर देखा। वह मेरी आंखों से मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसकी आंखें उसके सामने की मेज पर स्थिर थीं। दार्शनिक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उसके कान में कुछ जल्दी जल्दी फुसफुसाते हुए। आपकी इजाजत से, मैंने जारी रखा। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक वक्तव्य के साथ शुरू करना चाहूंगा। अभी औपचारिक रूप से बचाव का बयान नहीं।
बस कुछ शब्द इस बारे में कि हम वास्तव में आज यहां क्यों हैं। प्रेस्टन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। आगे बढ़े न्यायाधीश वांस। और मुझे खेद है, मैं जानता हूं कि आप अब प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन मैं आपको और कुछ नहीं कह सकता। आप हमेशा मेरे लिए न्यायाधीश वांस रहेंगे। उसके शब्दों ने कमरे में हलचल पैदा कर दी। वहां कुछ लोग थे, न्यायालय के कर्मचारी, जो इस मामले को देखने आए थे, जो उन्होंने सोचा था कि एक सामान्य मामला होगा। अब हर कोई आपस में फुसफुसा रहा था। उनके चेहरे पहचानने की पहचान दिखा रहे थे, आश्चर्य और जिज्ञासा। मैंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 30 साल पहले, मैंने कहा, एक युवा इंटर्न मेरे कार्यालय में काम करता था। वह प्रतिभाशाली, समर्पित, एक उज्ज्वल भविष्य के साथ था, लेकिन वह एक डेस्परेट वित्तीय स्थिति में था। उसकी मां बीमार थी और उसे महंगे इलाज की आवश्यकता थी, जिसे वह वहन नहीं कर सकता था। प्रेस्टन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि मैं किस कहानी के बारे में बताने वाला हूं। एक बड़े अपराधी का मेरे न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। मैंने जारी रखा। उसके सहयोगियों ने उस युवा इंटर्न से संपर्क किया और उसे 50,000 रुपये नकद की पेशकश की। उसे बस इतना करना था कि मेरी रणनीति के बारे में, मेरे विचारों के बारे में, मामले के बारे में जानकारी लीक करें। कमरे में चुप्पी थी। स्नेहा ने अंततः मेरी ओर देखा। उसकी आंखें चौड़ी थीं। वह युवा इंटर्न, मैंने जारी रखा, उसे स्वीकार करने वाला था। वह एक दोपहर मेरे कार्यालय में आया। उसके होंठों पर एक स्वीकारोक्ति थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आत्मा मां के प्रति प्यार और पेशेवर ईमानदारी के बीच टौन थी। और मैंने उसे कुछ ऐसा कहा जो उसने कभी नहीं भुलाया। मैंने उसे रुककर शब्दों के वजन को सोखने दिया। मैंने उसे बताया कि आसान पैसा हमेशा एक कीमत के साथ आता है, जो बहुत अधिक होती है जितना वह सोचता है। कि एक बार जब आप अपनी ईमानदारी बेच देते हैं, तो आप कभी उसे वापस नहीं पा सकते। कि वह अपनी मां को ईमानदारी से या बेईमानी से बचा सकता है, लेकिन अगर उसने बाद में चुना, तो वह न केवल अपने करियर को खो देगा, बल्कि अपनी आत्मा भी। प्रेस्टन की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह उन्हें छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उस युवा आदमी ने पैसे को ठुकरा दिया। मैंने जारी रखा। उसने कोशिश की गई रिश्वत की रिपोर्ट की और मैंने उसे उसकी मां के लिए धन प्राप्त करने के कानूनी तरीके खोजने में मदद की। हमने न्यायालय के कर्मचारियों के बीच एक संग्रह आयोजित किया। योजना। उसकी मां ने अपना इलाज कराया और वह युवा इंटर्न जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख गया। मैंने सीधे प्रेस्टन की ओर देखा। वह युवा आदमी इस जिले में सबसे सम्मानित जजों में से एक बन गया। एक आदर्श व्यक्तित्व। ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं भूला कि ईमानदारी दुनिया में सभी धन से अधिक कीमती है। प्रेस्टन ने अपने आंसू को अपने हाथ की पीठ से पोंछा। जब उसने बोला, तो उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। आपने मेरी जान बचाई, जज दार्शनिक, और मेरी मां की भी। वह आपके कारण 10 साल और जीवित रही, इसलिए मैं आज यहां हूं प्रेस्टन। मैंने कहा, क्योंकि मेरी अपनी बेटी, वह लड़की जिसे मैंने वही मूल्य सिखाए हैं जो मैंने आपको सिखाए थे, इस न्यायालय के सामने खड़ी है। मेरे भाई की विरासत चुराने की कोशिश कर रही है। वह उस कानूनी प्रणाली का उपयोग कर रही है जिसे मैंने अपने जीवन भर सम्मानित किया है, मेरे खिलाफ एक हथियार के रूप में। मैंने स्नेहा की ओर मुड़कर देखा। उसका चेहरा पीला था और उसके हाथ टेबल पर कांप रहे थे। मेरी बेटी मानती है कि मैं एक बेवकूफ बूढ़ा आदमी हूं जो अकेले रह रहा है क्योंकि मेरा मन कमजोर हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं गांव गया था, क्योंकि 35 वर्षों तक इस न्यायालय में मानवता के सबसे खराब चेहरे को देखने के बाद मुझे याद रखना था कि दुनिया में अच्छाई अभी भी मौजूद है। मुझे शांति चाहिए थी। अपनी पत्नी को खोने के बाद मुझे दशकों की चिल्लाहट और बहस के बाद सन्नाटा चाहिए था। स्नेहा का वकील हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था। आपके सम्मान, यह बहुत भावनात्मक है, लेकिन यह मामले के तथ्यों को नहीं बदलता। हमारे पास गवाह हैं। मैंने उसे देखकर कहा, किस प्रकार के गवाह? क्या वह निजी जासूस जिसे उन्होंने मेरे ऊपर नजर रखने के लिए रखा? पड़ोसियों से पूछताछ की गई ताकि कुछ भी मिल सके जिसे वे मेरी छवि को खराब करने के लिए मोड़ सकें।
मैंने अपनी जेब से कुछ मुड़े हुए कागजात निकाले। लॉरेन उस जगह से उठी जहां वह जनता में बैठी थी और मुझे अपना ब्रीफकेस लाकर दिया। मैंने इसे प्रतिवादी की मेज पर खोला। आपके सम्मान, मैंने कहा, मेरे पास भी गवाह हैं। मेरे पास 12 पूर्व सहयोगियों के पत्र हैं, सभी सम्मानित जज और वकील, जो मेरी मानसिक स्पष्टता की गारंटी देते हैं। मेरे पास ऐसे तर्क हैं जो साबित करते हैं कि मैं अपनी छोटी संपत्ति को पूरी क्षमता से संभाल रहा हूं। मेरे पास बैंक स्टेटमेंट हैं जो दिखाते हैं कि मैं अपनी वित्तीय स्थिति को अपने उम्र के कई लोगों से बेहतर तरीके से संभालता हूं। मैंने ब्रीफ केस से दस्तावेज निकालना शुरू किया, एक एक करके उन्हें टेबल पर रखा। हर कागज एक प्रमाण था, हर पत्र मेरे लिए एक आवाज थी। लेकिन इससे भी ज्यादा, मैंने आगे कहा, मेरे पास यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि मेरी बेटी वास्तव में यह सब क्यों कर रही है और इसका मेरे कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। स्नेहा अचानक खड़ी हो गई। पापा, कृपया। उसकी आवाज टूट गई। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो स्नेहा। मैंने पूछा, सच मत बताओ, आपको मेरी बर्बादी की योजना बनाने में कोई समस्या नहीं थी। मुझे आपको बेनकाब करने में समस्या क्यों होनी चाहिए? लॉरेन ने पास आकर मुझे एक छोटा रिकॉर्डर दिया। मैंने इसे टेबल पर रखा ताकि सभी देख सकें। आपके सम्मान, मैंने कहा, यह रिकॉर्डिंग 1 सप्ताह पहले की गई थी। यह मेरी बेटी और श्रीमती लॉरेन ब्यूमोंट के बीच एक टेलीफोन बातचीत है, जो मेरे लिए इस न्यायालय में 20 वर्षों तक मेरी सचिव रहीं। प्रसन्न ने आगे झुककर कहा, आगे बढ़ें। मैंने प्लेबैक बटन दबाया। स्नेहा की आवाज कमरे में साफ और ठंडी गूंजने लगी। श्रीमती ब्यूमोंट, मैं आपके प्रति अपने पिता की वफादारी को समझती हूं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि यह उनके भले के लिए है। वह इतनी बड़ी विरासत को नहीं संभाल सकते। वह इसे खो देंगे, वह धोखाधड़ी का शिकार होंगे। हम सिर्फ उनकी रक्षा करना चाहते हैं। फिर लॉरेन की आवाज आई, और इसके लिए मुझे कितनी राशि दी जाएगी? एक लंबा विराम था। फिर स्नेहा का जवाब, हम $50,000 पर बात कर सकते हैं, नकद। किसी को नहीं पता चलेगा। मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी। कमरे में चुप्पी भयंकर थी। स्नेहा ने अपने हाथों में सिर धरा हुआ था। दार्शनिक एक भूत की तरह पीला था। वकील ने अपनी फाइल बंद कर दी और ऐसा लग रहा था कि वह सच में कमरे से भागने पर विचार कर रहा है। मैंने कहा, मेरी बेटी ने एक गवाह को रिश्वत देने की कोशिश की। उसने किसी को झूठ बोलने के लिए $50,000 की नकद पेशकश की, और वह मेरी अभिभावक बनना चाहती है। वह मेरी जिंदगी और मेरे पैसे पर नियंत्रण चाहती है। आपके सम्मान, वकील ने फिर से एक हताश आवाज में कोशिश की, वह रिकॉर्डिंग संदर्भ से बाहर ली जा सकती है। इसे संपादित किया जा सकता है। यह संपादित नहीं किया गया था, लॉरेन ने कहा। जनता के क्षेत्र से खड़ी होकर मैंने वह रिकॉर्डिंग की। जज दार्शनिक, आप मुझे जानते हैं। मैंने इस न्यायालय में 20 वर्षों तक जज वांस के अधीन काम किया। मैंने तब झूठ नहीं बोला, और मैं अभी भी झूठ नहीं बोल रही हूं। वह बातचीत बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी यह लगती है। प्रसन्न ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं, श्रीमती ब्यूमोंट, उनका बयान इस न्यायालय के लिए विश्वसनीय है। लेकिन और भी है। आगे बढ़ें। मैंने लॉरेन के ब्रीफ केस से एक और फोल्डर निकाला, और भी बहुत कुछ, क्योंकि जब मेरी बेटी मुझ पर नजर रख रही थी, मैं अपने दामाद की जांच कर रहा था। दार्शनिक अचानक खड़ा हो गया। यह बेवकूफी है। मैं यहां पर मुकदमे में नहीं हूं। नहीं, मैंने कहा, सीधे उसकी ओर देखते हुए। अभी नहीं, लेकिन आपको होना चाहिए। मैंने फोल्डर खोला और दस्तावेज निकाले। आपके सम्मान, दार्शनिक ने 10 साल पहले एक रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में भाग लिया था। जांच ने औपचारिक आरोपों की ओर नहीं बढ़ी, क्योंकि मुख्य गवाह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लेकिन दस्तावेज यहां हैं। संदिग्ध ट्रांसफर, शेल कंपनियां, सब कुछ। दार्शनिक का चेहरा पीले से लाल हो गया। यह कभी साबित नहीं हुआ, कभी भी किसी चीज का आरोपित नहीं हुई, क्योंकि गवाह गायब हो गया, मैंने दोहराया। लेकिन दस्तावेज नहीं झूठ बोलते, और ये दस्तावेज एक पैटर्न दिखाते हैं। एक पैटर्न धोखे, छल और व्यक्तिगत लाभ के लिए कानून प्रणाली के उपयोग का। मैंने कागज जज की मेज पर रखा। प्रेस्टन ने संक्षेप में उन पर नजर डाली। उसकी आंखें पन्नों पर तेजी से घूम रही थीं।
मेरे दामाद ने मेरी बेटी को यह यकीन दिलाया कि मैं उनके धन के लिए एक बाधा हूं। मैंने जारी रखा। उसने उसे यह भी समझाया कि उन्हें मेरे भाई के पैसे का हक मुझसे अधिक है। और मिलकर उन्होंने यह योजना बनाई कि न केवल मेरी विरासत चुराएं, बल्कि मेरी गरिमा, मेरी स्वतंत्रता और मेरे जीवन पर नियंत्रण का मेरा अधिकार भी। मैंने स्नेहा की ओर मुड़कर देखा। वह आखिरकार मेरी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्या तुम जानती हो बेटी, कब तुमने मेरा दिल तोड़ा? ये तब नहीं था जब मैंने तुम्हारी योजना सुनी कि मुझे अक्षम घोषित कर दो। ये तब नहीं था जब तुमने लॉरेन को रिश्वत देने की पेशकश की थी। यह 3 दिन पहले रात के खाने के दौरान था, जब तुमने मुझसे कहा कि मेरे सिद्धांत मूर्खों के लिए हैं कि सम्मान की कोई कीमत नहीं है। मेरी आवाज में दरार आ गई, लेकिन मैंने जारी रखा, क्योंकि उस पल मैंने जान लिया कि मैं एक पिता के रूप में असफल हो गया हूं। मुझे पता था कि मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं सिखा सका, कि कुछ चीजें पैसे से अधिक मूल्यवान होती हैं, कि ईमानदारी अनमोल है, कि परिवार को लालच के लिए धोखा नहीं दिया जाता। स्नेहा खुलकर रो रही थी। पॉप, मुझे खेद है, मैंने ऐसा नहीं किया। दार्शनिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। और कुछ मत कहो स्नेहा, कुछ भी स्वीकार मत करो। लेकिन स्नेहा ने उसे झटका दिया। मुझे छोड़ दो, उसने कहा। मैं खड़ा हुआ और उसकी ओर देखा। मेरी पूरी जिंदगी, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम अपने सिद्धांतों के लिए अवसरों को ठुकराते हो। मैंने देखा कि दूसरे समृद्ध होते हैं, जबकि तुम न्यायाधीश के वेतन पर बमुश्किल जीवित रहते हो। मैंने देखा कि मां चिकित्सा बिलों के लिए चिंतित थी, जबकि तुम न्याय के लिए चिंतित थे। और मैंने कसम खाई कि मैं ऐसा नहीं बनूंगी। मैंने कसम खाई कि मैं अवसर लूंगी, कि मैं सफल होंगी, कि मेरे पास वह जिंदगी होगी जो तुमने हमें कभी नहीं दी। उसके शब्द धारदार थे, लेकिन वह अंततः सच बता रही थी। वह अंततः अपने दिल में क्या था, दिखा रही थी। और देखो, ये तुम्हें कहां ले गया स्नेहा, मैंने धीरे से कहा। ये तुम्हें इस न्यायालय में ले आया, अपने ही पिता को नष्ट करने की कोशिश करते हुए। ये तुम्हें रिश्वत देने, सिस्टम को हेर फेर करने, वही बनने के लिए ले आया जो मैंने 35 वर्षों तक लड़ाई लड़ी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंसुओं ने कमरे को भर दिया। प्रेस्टन ने धीरे से अपनी गदा थपथपाई। श्रीमान दार्शनिक, उसने कहा। बैठिए, श्रीमती वांस दार्शनिक, बैठिए। इस अदालत को सभी सबूतों की समीक्षा करने के लिए 30 मिनट का अवकाश चाहिए। लेकिन आपके सम्मान, स्नेहा के वकील ने विरोध किया। मेरी मुवक्किल स्पष्ट रूप से भावनात्मक तनाव में है। शायद हमें स्थगित करना चाहिए। कोई स्थगन नहीं होगा, प्रेसन ने दृढ़ता से कहा। यह मामला आज सुलझेगा, 30 मिनट। उसने अपनी गदा मारी और कमरे से बाहर चला गया। अवकाश के दौरान मैंने बेंच पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने अपने पास एक उपस्थिति महसूस की। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि स्नेहा वहां खड़ी थी। दार्शनिक उसके पीछे गुस्से से उसे देख रहा था। पॉप, उसने फुसफुसाया, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने दार्शनिक की ओर देखा। अकेले, मैंने कहा। दार्शनिक ने विरोध करने के लिए मुंह खोला, लेकिन स्नेहा ने उसे इशारा किया। हमें अकेला छोड़ दो, उसने कहा। कृपया, उसने उसे घूरा, लेकिन वह चला गया। स्नेहा मेरे पास बैठ गई, हमारे बीच एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए। मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करती, उसने कहा। उसकी आवाज खुरदुरी थी। मैंने जो किया उसके लिए मेरे पास कोई बहाना नहीं है, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि जब यह सब शुरू हुआ, मैंने सच में विश्वास किया कि मैं सही काम कर रही थी। दार्शनिक ने मुझे यकीन दिलाया कि तुम इतनी सारी धनराशि संभाल नहीं सकते, कि कोई तुम्हें धोखा देने वाला है। और वो 50,000 रुपये, मैंने पूछा, क्या वो भी मेरे भले के लिए थे? उसने अपना सिर झुका लिया। नहीं, वह तब थी जब मैं पहले से ही इसमें बहुत गहरी जा चुकी थी, जब मैंने इतनी सारी सीमाएं पार कर ली थीं कि एक और का कोई मतलब नहीं रह गया। मैंने अपनी बेटी को देखा। आंसुओं ने उसके परफेक्ट मेकअप को खराब कर दिया था। उसका बाल हमेशा ठीक से बंधा हुआ अब उलझा हुआ था। वह छोटी, खोई हुई लग रही थी, जैसे बचपन में जब उसने कुछ गलत किया था। तुम कब ऐसी बन गई? मैंने पूछा।
तुम कब उस लड़की से अलग हो गई जो अन्याय देखकर रोती थी, जो मुझसे कहती थी कि वह बड़ी होकर मेरे जैसी बनना चाहती है? जब मैंने समझा कि तुम्हारे जैसा होना सब कुछ त्यागने का मतलब है, उसने उत्तर दिया। जब मैंने देखा कि मां रो रही थी क्योंकि हम समय पर चिकित्सा बिल नहीं चुका सके, जब मेरे दोस्त यूरोप की छुट्टियों पर गए और मैंने कॉलेज के लिए पैसे जुटाने के लिए पूरा गर्मी का काम किया, जब तुमने यह तय किया कि पैसा सब कुछ से अधिक महत्वपूर्ण है, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। स्नेहा, तुम्हारी मां ने कभी मुझे हमारी परेशानियों के लिए नहीं ब्लेम्ड किया। वह मुझ पर गर्व करती थी, गर्व कि उसका पति सिद्धांतों वाला आदमी था। वह तुम्हारे साथ उस जीवन में फंसी हुई थी। स्नेहा ने कड़वे स्वर में कहा। तुम्हारी मां मुझसे प्यार करती थी, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। हम एक दूसरे से प्यार करते थे और हम तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अगर वह तुम्हें अब देख पाती, अगर वह देख पाती कि तुम क्या बन गई हो। नहीं। स्नेहा अचानक खड़ी हो गई। मां का मेरे खिलाफ मत इस्तेमाल करो। वह यहां नहीं है। उसे इस दुनिया का क्या पता है जहां सब कुछ पैसे में है, जहां लोग तुम्हें तुम्हारे पास जो है उसके आधार पर आंकते हैं, जहां लोग। तुमने एक बड़े घर और महंगी गाड़ी के लिए अपनी आत्मा बेच दी। मैंने उसके लिए बात खत्म की। तुमने अपने पिता के साथ 800 रसाडलेसोस झोर एर्जालन के लिए विश्वासघात किया, जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं थी। उसने मुझे मिश्रित दर्द और क्रोध से भरी आंखों से देखा। तुम सही हो, उसने कहा। तुम हर चीज में सही हो। मैं बिल्कुल वही हूं जो तुम कहते हो, एक धोखेबाज, एक टेरिबल बेटी, कोई ऐसा जिसे मां निराश होती। वह जाने लगी, लेकिन मैंने उसे रोका। स्नेहा, रुको। उसने रुकने को कहा, लेकिन पलटी नहीं। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं, मैंने कहा। तुम मेरी बेटी हो, यह कभी नहीं बदलेगा, लेकिन मैं यह नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हें वह लेने नहीं दूंगा जो सोलोमन चाहता था कि मैं रखूं, पैसे के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि यह उसकी याद को धोखा देने जैसा होगा। मुझे पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे पता है पॉप। दार्शनिक उस समय आया, उसने उसके हाथ को पकड़ा। बस इस नाटक का खत्म करो, उसने कहा। वकील कहता है कि हम अभी भी जीत सकते हैं अगर तुम मजबूत रहो। अगर तुम और कुछ स्वीकार नहीं करती हो तो मुझे छोड़ दो, स्नेहा ने कहा, उसके हाथ को झटकते हुए। क्या? दार्शनिक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मुझे छोड़ दो, उसने अधिक जोर से दोहराया। यह खत्म हो गया है दार्शनिक, मैं इसे जारी नहीं रख रही हूं। दार्शनिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम पागल हो? इस मामले में जितना हमने निवेश किया है, वकील की फीस, प्राइवेट अन्वेषक, तुम अब अचानक आत्मा की आवाज के कारण हार मानने जा रही हो? यह आत्मा की आवाज नहीं है, स्नेहा ने कहा। यह समझना है कि मैं एक दानव बन गई हूं और तुमने मुझे ऐसा बनने में मदद की। मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया, दार्शनिक ने फुफकारते हुए कहा। तुम्हें वह पैसा मेरी तरह ही चाहिए था। अब खुद को शिकार की तरह मत पेश करो। तुम सही हो, स्नेहा ने कहा। मुझे पैसा चाहिए था, लेकिन मैंने यह भी चाहा कि मैं इसे सही कारणों के लिए कर रही हूं, कि मैं अपने पिता की रक्षा कर रही हूं। तुमने मुझे उस झूठ पर विश्वास करने में मदद की। दार्शनिक ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम कमजोर हो, ठीक अपने पिता की तरह। इसी कारण तुम कभी भी जीवन में कुछ नहीं पाओगी। मैंने खड़ा होकर कहा, तो मेरे पास कुछ है जो तुम कभी नहीं पाओगे दार्शनिक। मेरे पास मेरी गरिमा है। मेरे पास अपने आप को आईने में देखने की क्षमता है बिना घृणा महसूस किए। और मेरे पास उन लोगों का सम्मान है जो मूल्यवान है। दार्शनिक ने कड़वे हंसी में कहा, सम्मान? सम्मान बिलों का भुगतान नहीं करता बूढ़े आदमी। सम्मान घर या गाड़ी नहीं खरीदता। सम्मान तो उन लोगों का होता है जिनके पास पैसा नहीं होता, ताकि वे बेहतर महसूस कर सकें। इसी कारण तुम मुझे कभी नहीं समझोगे, मैंने कहा, क्योंकि तुम्हारे लिए हर चीज की एक कीमत है। सब कुछ खरीदा या बेचा जा सकता है। तुमने मेरी बेटी को मेरे साथ अपने रिश्ते को पैसे के लिए बेचने के लिए भी मना लिया। न्यायालय का दरबान आया। जज तैयार हैं, उसने घोषणा की। हम सभी अपने स्थानों पर लौट आए। प्रेसन आया
और बैठ गया। उसका चेहरा गंभीर और पेशेवर था। उसने अब अपनी शांति वापस पा ली थी। सभी प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद उसने शुरू किया। इस न्यायालय ने कई निष्कर्ष पर पहुंचने का निर्णय लिया है। पहले, यह स्पष्ट है कि श्री इलियास वांस मानसिक बिगड़ाव या अपने मामलों को संभालने की क्षमता से वंचित नहीं है। इसके विपरीत सबूत एक स्पष्ट, संगठित और पूरी तरह सक्षम मन को दर्शाते हैं। स्नेहा का वकील अपनी कुर्सी में धंस गया। स्नेहा ने टेबल पर खाली नजरें गढ़ाई। दार्शनिक ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। दूसरा, प्रसन्न ने जारी रखा, यह न्यायालय पाता है कि याचिका गलत इरादों के तहत प्रस्तुत की गई थी, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ के लिए कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग करना था। प्रयास की गई रिश्वत का सबूत विशेष रूप से चिंताजनक है। उसने सीधे स्नेहा की ओर देखा। श्रीमती वांसहेज, इस मामले में आपका व्यवहार न केवल अनुपयुक्त था, बल्कि संभावित रूप से आपराधिक भी है। यह न्यायालय इस मामले को जिला अटॉर्नी के कार्यालय को भेजने पर विचार कर रहा है, ताकि रिश्वत और झूठी गवाही की संभावित जांच की जा सके। स्नेहा और अधिक पीली पड़ गई। आपकी महिमा, उसके वकील ने फुसफुसाया, मेरी क्लाइंट याचिका वापस लेने के लिए तैयार है। कुछ वापस लेने के लिए नहीं है, प्रेस्टन ने उसे रोका। यह न्यायालय याचिका को पूरी तरह से और बिना अपील की संभावना के अस्वीकृत करता है। श्री इलियास वांस अपने सभी मामलों और संपत्तियों पर पूर्ण कानूनी क्षमता बनाए रखते हैं। उसने जोर से अपना हथौड़ा मारा। मामला समाप्त, लेकिन प्रेस्टन खड़ा नहीं हुआ। वह अपनी जगह पर बैठा रहा, मेरी ओर देखते हुए। जज वांस, उसने कहा, अगर आप मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करने की अनुमति देंगे तो। जारी रखें, मैंने कहा। तुमने मुझे सिखाया कि न्याय केवल कानून और प्रक्रियाएं नहीं है। यह सही काम करना है, भले ही यह कठिन हो, भले ही यह दर्दनाक हो। आज तुमने मुझे उस पाठ की याद दिलाई, और यह न्यायालय, यह जिला, हम सभी तुमसे बहुत अधिक बकाया हैं जो हम कभी चुका नहीं सकते। वह खड़ा हुआ और फिर से अपनी बेंच से नीचे आया। उसने मेरी ओर बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। धन्यवाद जज वांस, सब कुछ के लिए। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखें फिर से नम थीं। तुम एक अच्छे छात्र थे, प्रेस्टन, और तुम एक महान जज हो। तुम्हारी मां गर्वित होती। उसने सिर हिलाया, बोलने में असमर्थ। फिर वह मुड़ा और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। कमरा खाली होने लगा। स्नेहा का वकील जल्दी से अपने सामानों को पैक करके बिना पीछे देखे चला गया। दार्शनिक खड़ा हुआ और स्नेहा को क्रोध से देखा। यह तुम्हारी गलती है, उसने कहा। तुम्हारी कमजोरी ने हमें सब कुछ खो दिया। नहीं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज थकी हुई थी। मेरी महत्वाकांक्षा ने हमें सब कुछ खो दिया। अब जाओ। दार्शनिक ने उसे ऐसे देखा जैसे वह और कुछ कहने वाला था, लेकिन अंततः उसने डिस्गस्ट में सिर हिलाया और न्यायालय से बाहर चला गया। उसके कदम संगमरमर की फर्श पर गूंज रहे थे। हर एक कदम उसे और दूर ले जा रहा था। स्नेहा अपनी जगह पर बैठी रही, निश्चल, अपनी हथेलियों को टेबल पर घूरते हुए। लॉरेन मेरे पास आई और फुसफुसाई, जज, हमें जाना चाहिए। विरासत के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हैं। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया। एक पल दो। मैं स्नेहा के पास गया और फिर से उसके बगल में बैठ गया। न्यायालय लगभग खाली था। केवल दरवाजे पर एक बलीफ और कागजात इकट्ठा कर रहा एक क्लर्क रह गए थे। अब तुम क्या करने वाली हो? मैंने उससे पूछा। उसने मुझ पर नजर डाले बिना कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है दार्शनिक तलाक के लिए आवेदन करने वाला है। यह विचार तो उसका था। अब जब यह विफल हो गया, मैं उसके लिए बेकार हूं। और तुम क्या चाहती हो? उसने अंततः मुझसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं, रोने के कारण सूजी हुई थीं। मैं समय में वापस जाना चाहती हूं। मैं फिर से वह लड़की बनना चाहती हूं जो सोचती थी कि उसका पिता एक हीरो है। काश मैंने दार्शनिक से कभी न मिलने का फैसला किया होता। काश काश मां यहां होती और मुझे बताती कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारी मां तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करने के लिए कहती, इसे सामना करने और बेहतर बनने के लिए कहती, मैंने कहा। वह तुम्हें यह बताती कि एक गलती तुम्हारी पहचान नहीं बनाती, लेकिन जो तुम अगला कदम उठाती हो वह बनाता है।
तुमने उस आदमी के साथ अपने जीवन के 10 साल खो दिए हैं। मैंने जारी रखा। 10 साल उसे यह मनाने में बिता दिए कि सिद्धांत मूर्खों के लिए होते हैं। 10 साल अपनी असली पहचान से दूर, एक और दिन मत खोना। क्या तुम मुझे कभी माफ करोगे? उसने अपनी आवाज में छोटेपन के साथ पूछा। मैंने साइड किया। मुझे नहीं पता स्नेहा। अभी मैं बहुत दुखी हूं यह जानने के लिए कि मैं कैसा महसूस करता हूं। लेकिन यह जान लो, मेरे घर का दरवाजा कभी तुम्हारे लिए बंद नहीं होगा। यदि तुम कभी फिर से उस बेटी बनने का फैसला करती हो जिसे मैंने पाला है, यदि तुम दार्शनिक द्वारा सिखाए गए सब कुछ को अस्वीकार कर देती हो और याद करती हो कि तुम्हारी मां और मैंने तुम्हें क्या देने की कोशिश की, तो हम बात करेंगे। उसने सिर हिलाया। उसके गालों पर फिर से आंसू बह रहे थे। मैं कोशिश करूंगी पॉप। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इतनी बदल सकती हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। मैं खड़ा हुआ। लॉरेन दरवाजे पर अपनी ब्रीफकेस के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसकी ओर बढ़ा लेकिन रुक गया और मुड़ गया। एक आखिरी बार, स्नेहा, मैंने कहा। उसने ऊपर देखा। तुम्हारी मां कहती थी कि घर लौटने का रास्ता हमेशा रोशन होता है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। मैं लॉरेन के साथ न्यायालय से बाहर निकला। दोपहर की धूप मेरे चेहरे पर गर्म और चमकीली थी। मैंने गहरी सांस ली, उस बंद कमरे में घंटों बिताने के बाद ताजा हवा में। तुमने कर दिखाया जज, लॉरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था तुम करोगे। यह जीत की तरह नहीं लगता, मैंने जवाब दिया। क्योंकि यह नहीं है, उसने बुद्धिमानी से कहा। यह न्याय है और न्याय कभी कभी दर्द देता है, भले ही यह आवश्यक हो। हम अगले 2 घंटे रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए, खातों की स्थापना करते हुए, संपत्तियों का हस्तांतरण करते हुए बिताए। सोलोमन की विरासत काफी बड़ी थी। मुंबई के बाहरी इलाके में बड़ा घर, कृषि भूमि, निवेश, सब अब कानूनी रूप से मेरे थे, भविष्य में किसी भी प्रयास से सुरक्षित। जब हम खत्म हुए तब रात हो चुकी थी। लॉरेन ने मुझे अपने घर पर रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मुझे अपने घर लौटना था। मुझे अपने छोटे घर, अपने बरामदे, अपने मुर्गियों की जरूरत थी। मुझे इस दिन की हलचल के बाद गांव की खामोशी चाहिए थी। मैं एक तारे भरे आसमान के नीचे वापस चला। 4 घंटे अनंत लग रहे थे। मेरा मन दिन के क्षणों को बार बार सोच रहा था। प्रेस्टन का चेहरा मुझे पहचानते हुए, स्नेहा की आवाज का रिकॉर्ड, रिश्वत की पेशकश करते हुए। जब उसने मुझसे अंत में बात की तो उसकी आंखों में आंसू। जब मैं अपने घर पहुंचा तो लगभग मध्य रात्रि हो चुकी थी। बरामदे की लाइटें बंद थीं, सब कुछ अंधेरा और शांत था। मैं धीरे धीरे अंदर गया, एक लैंप चालू किया, अपने लिए चाय बनाई और अपने पुराने कुर्सी में बैठ गया, गर्म कप अपने हाथों में लिए। सब कुछ मुझ पर बहने दिया। भावनात्मक थकावट, दर्द, उस लड़ाई को जीतने की खुशी, लेकिन अपनी बेटी को खोने का दुख। मैं रोया। मैंने वैसा रोया जैसे मैंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद कभी नहीं रोया था। मैं उस लड़की के लिए रोया जो स्नेहा थी। मैं खोए हुए वर्षों के लिए, नष्ट हुए रिश्ते के लिए, हर उस चीज के लिए जो अलग हो सकती थी अगर मैंने पहले संकेत देखे होते। लेकिन मैं कुछ और भी महसूस कर रहा था। मैंने राहत महसूस की, अपनी गरिमा की रक्षा करने की राहत, सोलोमन की याद को सम्मानित करने की राहत, यह जानने की राहत कि मैं जब आवश्यक था तब अभी भी लड़ाई कर सकता था, कि मैं उस बेबस बूढ़े आदमी में नहीं बदला जिसे स्नेहा सोचती थी। अगले दिन अजीब थे। मैंने अपनी दिनचर्या में लौटना शुरू किया। सूरज के साथ उठना, मुर्गियों को खाना देना, बाग में काम करना। लेकिन कुछ बदल चुका था मेरे अंदर। अब मैं उस आदमी की तरह नहीं था जो दुनिया से छिपता था। मैं उस आदमी की तरह महसूस करता था जिसने जानबूझकर अपना रास्ता चुना। अदालत के 1 हफ्ते बाद मुझे एक अलग वकील का फोन आया। उसने मुझे बताया कि दार्शनिक ने स्नेहा से तलाक के लिए आवेदन किया है, लेकिन कुछ और भी है। जिला अटॉर्नी ने दार्शनिक की व्यापारिक गतिविधियों पर जांच शुरू की है, जो दस्तावेजों के आधार पर मैंने अदालत में प्रस्तुत किए थे। और मेरी बेटी? मैंने पूछा। क्या वह भी मुसीबत में है? वकील ने थोड़ी देर रुका। फिलहाल नहीं। जिला अटॉर्नी मानते हैं कि उसे उसके पति द्वारा प्रभावित किया गया था।
वे प्रयास की गई रिश्वत को अनुचित प्रभाव के तहत निर्णय में गलती के रूप में देख रहे हैं। सजा मिलेगी और उसे सामुदायिक सेवा करनी होगी, लेकिन उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस बात से मुझे राहत मिली। जितना भी दुखी था, मैं अपनी बेटी को जेल में नहीं देखना चाहता था। 2 हफ्ते बाद मैं पहले बार सोलोमन के घर की तरफ गया, उसके निधन के बाद। यह मुंबई के बाहरी इलाके में एक खूबसूरत संपत्ति थी, बड़े बागों और पुरानी पेड़ों के साथ। घर को थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन जैसा मेरे भाई ने कहा था, इसके मूल ढांचे में कोई कमी नहीं थी। मैंने खाली कमरों में कदम रखा। मेरे कदमों की गूंज लकड़ी के फर्श पर सुनाई दी। उसके अध्ययन में मुझे हमारी बचपन की कुछ तस्वीरें मिलीं, जब सब कुछ सरल था। मुझे एक लिफाफा भी मिला, जिस पर मेरा नाम लिखा था। अंदर सोलोमन का एक और पत्र था। यह पत्र हाल का था। भाई, इसमें लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अंततः घर देखने आए हो। मुझे पता है कि यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें शायद संघर्ष करना पड़ा होगा। मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में तुम्हारी अपेक्षा से बेहतर पता है। मुझे पता है कि जिस आदमी से उसने शादी की है, उसने उसे कैसे बदल दिया है। पत्र आगे बढ़ता है। उसे ज्यादा मत दोष दो एलिस। हम सभी गलतियां करते हैं जब हम सफलता को खुशी के साथ भ्रमित करते हैं, लेकिन मैं उस पर विश्वास करता हूं। मुझे विश्वास है कि वह आखिरकार याद करेगी कि वह कौन है। उसे समय दो। घर के बारे में इसे मत बेचो। इसे कुछ ऐसा बनाओ जो मां और पिता को गर्वित करे, कुछ ऐसा जो लोगों की मदद करे। तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है। मैंने पत्र को ध्यान से मोड़ा और चारों ओर देखा, और उस पल मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने आर्किटेक्ट और निर्माणकर्ताओं को नियुक्त किया। मैंने अगले 3 महीनों में नवीनीकरण की देखरेख की। मैंने सोलोमन के घर को एक मुफ्त सामुदायिक विधि सहायता केंद्र में बदल दिया। एक ऐसा स्थान जहां बिना संसाधनों वाले लोग स्वयंसेवी वकीलों से कानूनी मदद प्राप्त कर सकें। एक ऐसा स्थान जहां सोलोमन और मैंने साझा किए गए सिद्धांत जीवित रह सकें। मैंने इसका नाम सोलोमन वांस विधि केंद्र रखा। प्रवेश द्वार पर मैंने एक वाक्य उत्कीर्ण किया जो हमारे पिता हमें बताते थे, न्याय एक विशेषाधिकार नहीं है, यह एक अधिकार है। उद्घाटन के दिन बहुत से लोग आए। रिटायर्ड जज, युवा वकील जो अपना समय स्वेच्छा से देना चाहते थे, जरूरतमंद परिवार। उद्घाटन पर प्रेसन और लॉरेन भी थे। उन्होंने सोलोमन के बारे में, मेरे बारे में और इस केंद्र का समुदाय के लिए क्या मतलब है, इस पर भाषण दिए। मैंने पीछे से सुना, ध्यान केंद्रित न करते हुए। यह मेरे बारे में नहीं था, यह कुछ बड़ा था। जब सब लोग चले गए और सूरज अस्त होने लगा, मैं केंद्र के बाग में अकेला रह गया। मैं एक पुराने पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ गया और जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचा। कैसे एक विश्वासघात के पल ने इस उद्देश्य के पल की ओर ले गया। मैंने पीछे से कदमों की आवाज सुनी। मुड़कर देखा, स्नेहा साधारण कपड़ों में खड़ी थी, बिना मेकअप के। उसका बाल पुचका हुआ। वह जवान दिख रही थी, वैसी ही जैसी मैं याद करता था। नमस्ते पॉप, उसने कहा। उसकी आवाज अस्थिर थी। लॉरेन ने मुझे उद्घाटन के बारे में बताया। मुझे आशा है कि तुम नहीं मानते कि मैं आई। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने कहा। बैठो। वह बेंच पर बैठ गई, एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए। हम दोनों ने मिलकर इमारत को देखा। आपका किया हुआ बहुत सुंदर है, उसने कहा। चाचा सोलोमन गर्वित होंगे। मुझे आशा है। एक लंबी चुप्पी थी। फिर उसने कहा, दार्शनिक और मैं पिछले हफ्ते तलाक ले चुके हैं। उसने बड़ा घर, महंगी कार और सब कुछ ले लिया जो मैंने सोचा था कि महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में चली गई। मैंने अपनी सजा के हिस्से के रूप में सामुदायिक सेवा करना शुरू कर दिया। मैं घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए एक शेल्टर में काम कर रही हूं, उन्हें बुनियादी कानूनी मामलों में मदद कर रही हूं। मैंने उसे देखा, हैरान होकर। और इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने हल्का मुस्कुराया, थका हुआ, विनम्र। और सालों बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूं जो मायने रखता है। वे महिलाएं मुझे उस सफल वकील के रूप में नहीं जानती जिसके पास बड़ा घर है।
वे मुझे स्नेहा के रूप में जानती हैं, जो समझती हैं कि खो जाना कैसा होता है और वापस लौटने की इच्छा करना क्या होता है। मैंने कुछ समझा, पॉप, उसने जारी रखा। इन सभी वर्षों में मैंने सोचा कि मां तुमसे अनहैप्पी थीं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन तलाक के बाद उसकी चीजें देखकर मैंने उसका डायरी पाया और उसने बार बार लिखा था कि वह दुनिया की सबसे खुश महिला है, कि वह सम्मान के एक आदमी के साथ थोड़े पैसे रखना चाहती थी, बजाय दुनिया की सभी संपत्ति के किसी भ्रष्ट व्यक्ति के साथ। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। मैंने सब कुछ गलत समझा। मैंने उसके पैसे के बारे में चिंता को तुम्हारे प्रति रिजेंटमेंट समझ लिया, जबकि वह वास्तव में चाहती थी कि हमारे पास पर्याप्त हो। लेकिन उसने कभी तुम्हारे बारे में शक नहीं किया। उसने कभी नहीं चाहा कि तुम अलग हो। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी मां समझदार थी और उसने तुमसे बहुत प्यार किया। वह चाहती थी कि तुम सफल रहो। हाँ, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। अब मैं जानती हूं, उसने कहा, और मुझे खेद है कि मुझे समझने में इतना समय लगा। हम साथ में दौड़ने लगे जैसे आसमान अंधेरा होने लगा। केंद्र की बत्तियां अपने आप जल गईं, बाग को एक नरम रोशनी में रोशन कर दिया। पॉप, स्नेहा ने थोड़ी देर बाद कहा, मैं तुम्हें माफ करने की उम्मीद नहीं करती। मैं नहीं चाहती कि चीजें पहले जैसी हों, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम फिर से जानने की कोशिश करें, धीरे धीरे फिर से शुरुआत करें। मुझे भी यह पसंद आएगा, मैंने कहा। उत्तर दिया, यह आसान नहीं होगा। चोट गहरी थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी मां को यह जानकर खुशी होगी कि कम से कम हम प्रयास कर रहे हैं। उसने सिर हिलाया, आंसू पोंछते हुए। क्या मैं कभी कभी आपके देश के घर पर आ सकता हूं? क्या मैं बागवानी में आपकी मदद कर सकता हूं या कुछ और? मुझे यह बहुत पसंद होगा, मैंने कहा। और मैं सच में ऐसा सोचता था। हम उठने लगे। स्नेहा ने मुझे गले लगाया, एक लंबा गले लगाना जिसने मुझे उसकी बचपन की याद दिला दी। ये वही नहीं था। शायद ये कभी वैसा नहीं होगा, लेकिन यह एक शुरुआत थी। अगले महीनों में बदलाव आए। स्नेहा हर 2 हफ्ते में मुझसे मिलने आती थी। शुरू में मुलाकातें अजीब थीं, लंबी चुप्पियों और सतही बातचीत से भरी हुई थीं। लेकिन धीरे धीरे, जब हम बाग में साथ काम करते थे या पोर्च पर चाय पीते थे, हम एक दूसरे से बात करना याद करने लगे। उसने मुझे आश्रय में अपने काम के बारे में बताया, उन महिलाओं के बारे में जिनकी वह मदद कर रही थी, और कैसे वह यह फिर से खोज रही थी कि वह पहले स्थान पर वकील क्यों बनना चाहती थी। मैंने उसे सामुदायिक केंद्र के बारे में बताया, उन मामलों के बारे में जिनका स्वयंसेवक वकील देख रहे थे, और उस अंतर के बारे में जो हम बना रहे थे। एक दिन ट्रायल के 6 महीने बाद स्नेहा एक प्रस्ताव लेकर आई। पापा, उसने कहा, मैं सोच रही थी, केंद्र को और मदद की जरूरत है और मुझे मुझे अपने करियर में कुछ अर्थपूर्ण करना है। मैं वहां स्वयं सेवा कर सकती हूं। मैंने उसे देखा, आश्चर्यचकित। क्या तुम सुनिश्चित हो? यह बहुत काम है और इसमें कोई भुगतान नहीं है। मुझे पता है, उसने कहा, लेकिन शायद यही तो मुझे चाहिए। ऐसा काम जो पैसे के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़े के लिए हो। मुझे तुम्हें वहां पाकर खुशी होगी, मैंने जवाब दिया, और मुझे लगता है कि तुम्हारे चाचा सोलोमन भी खुश होंगे। इस तरह एक नया चरण शुरू हुआ। स्नेहा सप्ताह में 2 दिन केंद्र में काम करने लगी, परिवारों को आवास के मुद्दों, जटिल तलाक और अभिभावक विवादों में मदद करते हुए। मैंने उसे धीरे धीरे बदलते हुए देखा। उसकी आंखों में कठोरता कम हो गई, उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें गायब हो गईं। वह अधिक मुस्कुराने लगी, सहजता से हंसने लगी। ट्रायल के 1 साल बाद केंद्र ने पहले ही 300 से अधिक परिवारों की मदद की थी। प्रेस्टन ने हमें स्थायी स्टाफ नियुक्त करने के लिए सरकारी फंडिंग दिलाई। लॉरेन प्रशासक बन गई, अपने सभी अनुभव और संगठन को इस परियोजना में लाते हुए। मैंने अपने छोटे से देश के घर और मुंबई के केंद्र के बीच अपना समय बांट लिया। मैंने उस शांति के बीच संतुलन पाया जिसकी मुझे जरूरत थी, और उस उद्देश्य के बीच जिसने मुझे जीवित महसूस कराया। एक अपराह्न जब हम केंद्र बंद कर रहे थे, स्नेहा और मैं बाग में अकेले रह गए। वह सोलोमन के नाम की पट्टिका को देख रही थी। क्या आपको लगता है कि चाचा सोलोमन ने मुझे माफ कर दिया? उसने पूछा,
जो मैंने करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि तुम्हारे चाचा इंसानी कमजोरियों को किसी से बेहतर समझते थे, मैंने जवाब दिया। और मुझे लगता है कि वह तुम्हारे अब बनते जा रहे व्यक्ति पर गर्व महसूस करेंगे, न कि तब तुम कौन थीं। उसने अपनी आंखें पोंछीं। धन्यवाद पापा, मेरे पर विश्वास न छोड़ने के लिए, दरवाजा खुला रखने के लिए। ये एक पिता का प्यार है, मैंने कहा। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारे सभी कार्यों को मंजूरी देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमेशा घर लौटने का एक रास्ता होगा। अब जब मैं अपनी चौकी पर बैठा हूं और सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा है, मैं हर चीज के बारे में सोचता हूं जो हुई। मैं न्यायालय में उस दिन के बारे में, प्रेस्टन की पहचान के बारे में सोचता हूं जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं स्नेहा के विश्वासघात और प्रकाश की ओर लौटने के उसके लंबे रास्ते के बारे में सोचता हूं। मैंने सीखा कि परिवार हमेशा खून के रिश्ते से नहीं होता। कभी कभी यह यादों, साझा मूल्यों और एक साथ लड़े गए युद्धों से होता है। लॉरेन परिवार है, प्रेस्टन परिवार है, सभी जो केंद्र में काम करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, जैसे मैंने 35 वर्षों तक विश्वास किया, परिवार है। लेकिन मैंने यह भी सीखा कि माफी एक क्षण नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक ऐसा रास्ता है जो कदम दर कदम तय होता है। स्नेहा और मैं अभी भी उस रास्ते पर हैं। अच्छे दिन और कठिन दिन होते हैं। ऐसे क्षण होते हैं जब मैं उसकी आंखों में देखता हूं और अपनी लड़की को देखता हूं, और अन्य क्षणों में ऐसे निशान देखता हूं जो शायद कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और अंततः यही मायने रखता है। सोलोमन ने मुझे केवल पैसे और संपत्ति नहीं छोड़ी, उसने मुझे एक आखिरी मौका दिया फर्क डालने का। उसने मुझे एक उद्देश्य दिया जब मैंने सोचा कि मेरे पास कोई नहीं है, और उसने मुझे ऐसा बनाने के लिए साधन दिए जो मेरे जाने के बाद भी जीवित रहेगा। केंद्र परिवारों की मदद करता रहेगा, बेजुबानों की रक्षा करता रहेगा, लोगों को याद दिलाता रहेगा कि न्याय एक विशेषाधिकार नहीं है, यह एक अधिकार है। और शायद, बस शायद, मेरी बेटी उस रास्ते पर चलना जारी रखेगी जो वह सच में है। वह दूसरों की मदद करना जारी रखेगी। वह लालच के बजाय सिद्धांतों पर आधारित जीवन बनाना जारी रखेगी। तारे आसमान में दिखाई देने लगे हैं। मुर्गियां पहले ही अपने बाड़े में जा चुकी हैं। सब कुछ शांत है। मैं अपने चाय के कप को आसमान की ओर उठाता हूं। आपके लिए सोलोमन, मैं फुसफुसाता हूं। मैंने अपना वादा निभाया। मैंने कुछ ऐसा किया जो हमें गर्वित करेगा। क्या आपको मेरी कहानी पसंद आई? और आप किस शहर से सुन रहे हैं? आइए टिप्पणियों में बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेजकर समर्थन कर सकते हैं, ताकि मैं और ऐसी कहानियां ला सकूं। आपके प्यारे समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहा हूं। कहानी पर आपकी टिप्पणियां। स्क्रीन पर आप 2 नई जीवन कहानियां देख सकते हैं जिन्हें मैं अत्यधिक सिफारिश करता हूं। मेरे चैनल पर और भी बहुत कुछ है। सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली जीवन कहानी में प्यार और सम्मान के साथ मिलते हैं।